रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया मैंने, जस्ट एक बार मुझे कंफर्म करना है हुआ है कि नहीं, इतना बता दे। हाँ सर হয়েছে। ओके ओके श्रद्धा, ओके विदिशा, राजन्ना सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर अगेन। अच्छा तो फिर इकोनॉमिक्स क्लास है और इकोनॉमिक्स में हम लोग अभी बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई का डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन मैं सप्लाई अभी तक स्टार्ट नहीं किया। मेरा अभी डिस्कशन सर जो है वो डिमांड पे ही है, मतलब मैं अभी भी सप्लाई पे नहीं गया, मैं डिमांड पे ही बात कर रहा हूँ। और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। अगर मैं कंपनी सेक्रेटरी का एंट्रांस हो, सीए फाउंडेशन हो, या फिर सीएमए फाउंडेशन हो, या बीकॉम का एग्जाम हो, बात समझिए सर, सेम टॉपिक, बीकॉम, सीए सीएमए फाउंडेशन एंड एंट्रांस, ठीक है, एज वेल एज एमबीए बीबीए, हर जगह में सेम चीज पढ़ाया जाता है। तो जिसको जो भी पढ़ाई कर रहा है वो इवन 11-12 लेवल में भी सेम टॉपिक होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा डेप्थ हो जाएगा, जैसे आप प्रोफेशनल या कॉलेज या एमबीए लेवल के लिए पढ़ रहे हो, थोड़ा डेप्थ पड़ जाता है और कुछ नहीं सर, ठीक है। तो जैसे अगर मैं सीएस में दिखाऊं तो ये इकोनॉमिक्स एंड में सीएस का डिटेल्स नोट्स वगैरह जो है श्रद्धा को अभी तक शेयर नहीं किया। श्रद्धा, मैं तेरे को शेयर कर लूंगा, ठीक है। ओके सर, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और जो टॉपिक मैंने लास्ट वीक से समझा रहा हूँ उस पर बात करता हूँ सर। ऐसे देखा जाए तो सर ये बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई का मैटर है सर, डिमांड एंड सप्लाई। एंड डिमांड सप्लाई क्या है? डिमांड सप्लाई इज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। डिमांड सप्लाई इज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? इसके लिए भी मेरा बेसिक लेक्चर्स है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इस पर भी मैंने बात किया। मैं क्लास शेयर करूंगा, जिन लोगों के लिए नहीं हुआ प्लीज एक बार घर पे देखे, कोई डाउट हो तो मुझे पूछे, ठीक है सर। या फिर जब मैं बाद में रिवीजन करूंगा तब फिर से लाइव क्लास में भी कर ले, क्लास होगा। अगर अभी नहीं हुआ है तो रिकॉर्डिंग देख लो, जब बाद में मैं रिवाइज करूंगा तब लाइव फिर से कर लेना। और अगर अभी रिकॉर्डिंग कर लेते हो और क्लास में मैं जैसे मैं रिवाइज कराता हूँ, आपका ऑटोमेटिक एट पर हो जाएगा, ठीक है। तो हर तरह से मैं कोशिश करूंगा आपको कनेक्ट करने का। नाउ पॉइंट इज दैट व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? सर माइक्रो इकोनॉमिक्स स्मॉल मैटर्स को लेकर डिस्कस करता है। स्मॉल मैटर्स इन द सेंस इंडिविजुअल मैटर्स। एंड व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक? सर जो इकोनॉमी एट लार्ज को लेकर डिस्कस करता है। और ये जो थ्योरी ऑफ डिमांड सप्लाई है ये किसका पार्ट है, मैक्रो का है कि माइक्रो का है? बताओ सर एक बार मुझे, थ्योरी ऑफ डिमांड सप्लाई माइक्रो का है कि मैक्रो का है? माइक्रो। माइक्रो, थैंक यू, ठीक है। दिस इज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ओके। थ्योरी ऑफ डिमांड सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ना आपके मन में चल रहा है सर माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस तो बताओ। सर इतना समझ लो, मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा अभी, क्योंकि मुझे आपको कंज्यूमर बिहेवियर बताना है। एक्चुअली मेरा जो करंट डिस्कशन चल रहा है वो कंज्यूमर बिहेवियर चल रहा है, ठीक है। कंज्यूमर बिहेवियर पे भी मैं 1-2 क्लासेस करवाया, ठीक है। तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या है वो मैं ऑलरेडी बता के रखा, बट डोंट वरी, सारा कनेक्ट हो जाएगा। बट क्योंकि मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करना चालू किया, तो इसके लिए मुझे आपको एक बार बताना पड़ेगा ये माइक्रो और मैक्रो में फ़र्क क्या है। बस इतना जान लो कि जैसे मानो कि मैं यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, इकोनॉमी ऑफ इंडिया। अब इकोनॉमी ऑफ इंडिया में जो डेटा आपको दिखाई देता है, ठीक है, जैसे अगर आपको कोई पूछता है कि भाई भारत का इकोनॉमी के बारे में बताओ, तो आप क्या बताओगे कि सर भारत में जो जीडीपी है, ठीक है, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये भी एक डिस्कशन पॉइंट है। ये मैं चर्चा करूंगा, ये भी सीएस में, सीएमए और एज वेल एज सीए में भी डिस्कशन होता है, नेशनल इनकम वगैरह, ठीक है। ये जीडीपी, जीडीपी रैंक, जीडीपी ग्रोथ मैं आगे चर्चा करूंगा सर, जो नेशनल इनकम का क्लास करवाऊंगा तब करवाऊंगा। लेकिन कहने का मतलब मेरा इतना है कि ये जो भी मैं डिस्कशन करूंगा ना, ये सब ये मैक्रो है। तो सर मैक्रो और माइक्रो में फर्क इतना हो जाता है कि माइक्रो मतलब स्मॉल एंड इंडिविजुअल्स लेवल को लेके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सर जीडीपी का मतलब होता है किसी एक कंट्री में किसी पर्टिकुलर ईयर में जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, किसी पर्टिकुलर कंट्री में किसी पर्टिकुलर ईयर में जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है, उसको मनी वैल्यू में कन्वर्ट करके जो मिलता है, दैट इज कॉल्ड जीडीपी ऑफ दैट कंट्री। पॉइंट टू बी नोटेड सर, मैं सिंपल हिंदी में बोला, ठीक है। व्हाट इज जीडीपी? फिर जीडीपी का क्या मतलब निकला? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या मतलब निकला सर, बोलो? is a monetary measure of a market value of all the final goods and service produced in a specific time period by countries। बोलो, बात समझ में आया? हेलो,
क्या आप लोगों को है बात सर। समझ में आया सर? कि किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में, किसी पर्टिकुलर ईयर में जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उसको मनी वैल्यू में कन्वर्ट करके जो मिलता है वो कंट्री का जीडीपी होता है। अच्छा, कंट्री का जीडीपी बढ़ना अच्छा है कि खराब है? बोलो। जीडीपी बढ़ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का ग्रोथ होना, इज गुड फॉर द कंट्री और बैड फॉर द कंट्री? सर भालो। ऑब्वियसली गुड फॉर दी कंट्री, क्योंकि प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, सर्विस प्रोड्यूस होगा, बिजनेस बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगा, है ना, जॉब बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, गरीबी दूर होगा, है ना, बिकॉज जीडीपी से प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन से कंजम्पशन बढ़ता है, प्रोडक्शन होगा तभी ना लोग कंज्यूम करेगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर कंज्यूम क्या करेगा, है ना। आपको भूख लगता है, भूख समझते हो, खीरे, बंगाली में हम लोग बोलते हैं ना खीरे, आपको भूख लगता है तो खाना चाहिए, तो खाना तभी ना मिलेगा जब एग्रीकल्चर होगा उसका, जब किसान खेती करेगा तब आपको खाना मिलेगा। ये सुनो सर, किसान खेती करेगा तभी ना आपको खाना मिलेगा। अगर गांव में किसान खेती नहीं करता, अगर गांव में किसान खेती नहीं करेगा तो फिर आप क्या खाओगे? पत्थर, कंक्रीट खाओगे क्या? बोलो सर हाँ, वही खाना पड़ेगा। ये सुनो, शहर में लोग जो रहते हैं, अगर मानो कि गांव में एग्रीकल्चर ही नहीं हुआ, प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, चाहे वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो, प्रोडक्शन तो मैंडेटरी है, एग्रीकल्चर भी जीडीपी का पार्ट है, इंडस्ट्री भी जीडीपी का पार्ट है, और सर्विस भी जीडीपी का पार्ट है, ठीक है। कैशू नट्स, ठीक है, शुगर केन, ये भी हमारा, मिसाइल्स वगैरह, ये भी आजकल इंडिया बनाता है और फॉरेन कंट्रीज को बेचता है। रिसेंटली हम लोग फिलीपींस बोल के कंट्री है, उसको एक ब्रह्मोस मिसाइल सेल किया। पहली बार भारत अपने डिफेंस का प्रोडक्ट सेल करके बहुत अच्छा कमाया सर, फर्स्ट टाइम। म्यांमार को सारा डिफेंस का प्रोडक्ट भारत सेल कर रहा है, ठीक है। पहले भारत सिर्फ लोगों से परचेस करता था, लेकिन आजकल भारत सेल भी कर रहा है। ये हुआ न्यू इंडिया, ठीक है, कि भारत अभी सिर्फ लोगों से खरीदता नहीं है, लोगों से परचेस करेगा, मतलब दूसरे कंट्री से परचेस करेगा का मतलब क्या है, खर्चा बढ़ जाता है। लेकिन जब आप खुद बना के दूसरे कंट्री को बेचोगे तो आपका इकोनॉमी डेवलप करेगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है, कार प्रोडक्शन भारत का है, महिंद्रा, है ना, डायमंड प्रोडक्शन कोहिनूर, ठीक है, ये भी भारत का है, ठीक है। ठीक है, ये विशाखापत्तनम का पोर्ट है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, यहाँ पर हमारा डिफेंस का पोर्ट भी है और गुड्स पोर्ट भी है। कोल माइंस हमारा, यहाँ से कोल प्रोडक्शन होता है अलग अलग जगह में। भारत वर्ल्ड में थर्ड हाईएस्ट कोल प्रोडक्शन में है सर, इंडिया कोल प्रोडक्शन में वर्ल्ड में तीसरा सबसे बड़ा देश है। स्टील प्लांट दुर्गापुर स्टील आई है, ठीक है। आईटी मेजर, आईटी सर्विस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सर्विस सेक्टर्स, बीपीओ, केपीओ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, क्या करता है फॉरेन कंट्रीज में, जिसका जो भी सर्विसेज चाहिए होता है लाइक यूएसए वगैरह में, उसका सर्विस इंडिया में बैठ के दिया जाता है। जैसे हमारे कोलकाता में सेक्टर 5, बैंगलोर, हैदराबाद, नोएडा, गुड़गांव, चंडीगढ़, ये सब क्या है, आईटी हब है। मैं सब आगे आगे बताऊंगा आपको, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज क्लास में ही सब डिस्कस करूंगा, जहां पर आपका जनरल बिजनेस नॉलेज डेवलप करूंगा, ठीक है। एयरलाइंस, बैंक, ये सभी हमारे जीडीपी का पार्ट है सर। आई होप कि आप सबको बात समझ में आ रहा है। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर बता रहा हूँ, लेकिन जब इंडिविजुअल वे में डिमांड का बात होता है, जब इंडिविजुअल वे में सप्लाई का बात होता है, तब आता है माइक्रो पार्ट। जैसे मानो कि देश में चावल का डिमांड कैसा रहेगा, कंट्री के अंदर चावल का डिमांड कैसे रहेगा, वो डिपेंड करता है कि एक इंडिविजुअल फार्मर्स राइस प्रोडक्शन में किस तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहा है या किस तरह का अपॉर्चुनिटी फेस कर रहा है। ये सर नो, प्लीज टेल मी सर। एक इंडिविजुअल फार्मर बेसिक लेवल में राइस प्रोडक्शन में क्या प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी फेस करता है, तभी ना मार्केट में चावल का या राइस का डिमांड सप्लाई बनेगा सर। हेलो, है गुड सर। गुड गुड इवनिंग मिस्टर बैनर्जी। आवाज আসছে मिसेस बैनर्जी एलो ना ওর পিতা এলো? हाँ मिसेस बैनर्जी, गुड इवनिंग। तो इंडिविजुअल मैटर को डिस्कस करना माइक्रो का पार्ट है, और हम लोग जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में अलग अलग जो टॉपिक पढ़ते हैं उसमें डिमांड है, सप्लाई है,
ठीक है, प्रोडक्शन है, कॉस्ट है, मार्केट है, ठीक है, जो आप लोगों को मैं बताऊंगा, ठीक है। ये देखो, ये अगर मैं सीसेट का भी सिलेबस में दिखाऊं तो सीसेट के सिलेबस में ये नोट्स, जिन लोगों का सीएस का एग्जाम भी है साथ में, बहुत लोग हैं जो सीएस सीएस दोनों का एग्जाम देगा, आई नो, लेकिन कुछ लोग हैं जो सीएस का एग्जाम देगा, उनके एग्जाम में बेसिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, कंपटीशन एटसेट्रा एंड नेशनल इनकम, मैं दोनों पॉइंट पे अभी बात कर रहा हूँ। नेशनल इनकम मतलब मैक्रो पार्ट, और नॉर्मल डिमांड सप्लाई मार्केट प्रोडक्शन कॉस्ट, ये सब हो गया आपका माइक्रो पार्ट। तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स भी समझना होगा और आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स भी समझना होगा। तो मैक्रो क्या है? जब वो नेशन एट लार्ज बात करता है तो वो मैक्रो है, ठीक है, और जब वो इंडिविजुअल प्रॉब्लम को लेके बात करता है तब वो माइक्रो है। तो करंट फोकस क्या है सर, माइक्रो की मैक्रो? करंट फोकस माइक्रो, ओके। मैक्रो का डिस्कशन बाद में करेंगे। बोलो सर, इतना समझ में आया कि नहीं आया? माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस बाकी बेसिक का क्लास शेयर करेंगे, वहां पर मैं और थोड़ा डिटेल्स में बात किया। এই বুঝতে পারা যাচ্ছে? হ্যাঁ না বলিস। अच्छा, करेंटली मैं जिस पर्टिकुलर पॉइंट में डिस्कशन कर रहा हूँ सर, दैट इज थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अब एक बात आप लोग बोलिए सर, माइक्रो मैक्रो तो मैं थोड़ा सा कहानी सुना दिया आपको, स्टार्टिंग में दिमाग खाली आप लोगों का। अब थोड़ा सा आ जाओ सर, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सर कंज्यूमर बिहेवियर पे। अब आपके मन में सवाल चल सकता है सर, डिमांड सप्लाई समझाना है कि डिमांड सप्लाई समझने के लिए कंज्यूमर बिहेवियर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सर दो पॉइंट है। आप कोई कोई जिन लोगों ने डिमांड सप्लाई पहले पढ़ लिया और अभी कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ रहा है, उसके लिए भी ठीक है। और जो लोग पहले डिमांड सप्लाई नहीं पढ़ा, अभी पहले कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ रहा है, वो बाद में डिमांड सप्लाई पढ़ेगा। अब दोनों इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, चलो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। मुझे एक चीज बताओ कि मतलब कॉन्सेप्ट इज दैट कि सर जब कोई प्रोडक्ट कंज्यूमर डिमांड करता है तभी उसका सप्लाई होता है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर वांट्स नहीं होगा, कंज्यूमर बिहेवियर मतलब कस्टमर क्या चाहता है, तभी तो डिमांड होता है मार्केट में। अगर कस्टमर कल से कुछ प्रोडक्ट डिमांड करना या वांट करना छोड़ दिया या छोड़ देगा, तो क्या होगा? मार्केट में प्रोडक्ट का डिमांड दिक्कत में आ जाएगा। जैसे एक से फॉर एग्जांपल, आप लोगों के हिसाब से ही मैं थोड़ा सा बताता हूँ। कीपैड फोन का डिमांड आज की डेट में ज्यादा है कि कम है? प्लीज बताइएगा। ऐसा फोन कम। हाँ, इस एक टाइम था। कम। थैंक यू सर। एक टाइम था जब इस तरह का फोन पाने के लिए भी लोग पागल होता था, लेकिन आजकल इसका यूटिलिटी क्या हो गया? यूटिलिटी लो हो गया ना, लेकिन जीरो नहीं हुआ, यूटिलिटी अभी भी है। जो लोग अभी भी स्मार्टफोन यूज नहीं कर सकता, वो लोग आज भी ऐसा फोन यूज करता है ना सर? लेकिन इसका यूटिलिटी बहुत लो हो गया और धीरे धीरे ये मार्केट से चला भी जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है सर, कुछ प्रोडक्ट का डिपेंड करता है यूटिलिटी के लिए। लेकिन एक टाइम था जब फोन करना ही इंपॉर्टेंट होता था, मेरे पास भी था ऐसा फोन। जब मैं स्कूल में तो नहीं था, कॉलेज में था मोस्ट प्रॉब्ली। स्कूल में हम लोगों के पास फोन नहीं होता था सर। तो पॉइंट इज दैट, हाँ हो सकता है 11 12 में जब पढ़ता था उस टाइम पे मैं भी यूज करते थे, लेकिन घर पे ही, बाहर नहीं लेके जा सकते, ऐसा रूल्स था। बाहर फोन लेके जाना मना था। तो जो भी हो वो अलग बात छोड़ो। तो पॉइंट इज दैट कि एक टाइम था जब इसका यूटिलिटी बहुत हाई था, बट आज इसका यूटिलिटी लो है। तो फिर आज यूटिलिटी किसका हो गया? आज कीपैड मोबाइल का यूटिलिटी उतना नहीं है। लेकिन अगर मैं आईफोन का नाम लूं तो आप लोग अभी चिल्लाना चालू कर दोगे। क्या आईफोन का यूटिलिटी आज के डेट में हाई है? हेलो, बोलो सर। ये सर नो, अरे हाँ ना बोलो तो सर। यस सर। है ना, हाँ यूटिलिटी सर। हाई है। ओके, শ্রদ্ধা বোঝা যাচ্ছে শ্রদ্ধাকে? हाँ सर। तो कंज्यूमर बिहेवियर सर एक्चुअली इसी यूटिलिटी के बेसिस में बना है। अब मेरा आपके सवाल है सर कि अगर कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब सर कस्टमर,
ठीक है, कंज्यूमर मतलब कस्टमर। अब हर कस्टमर कंज्यूमर होगा जरूरी नहीं, बट इकोनॉमी में हम सब कोई कंज्यूमर है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं उस दिन एक चीज बोला था कि मानो कि आपको आईफोन का डिमांड हो गया, ठीक है, लेकिन आप मार्केट में नहीं जाओगे, आपका पापा मार्केट में जाएगा और आपके लिए आईफोन खरीद के लाएगा। 72990 से क्रोमा में जाके आपका फादर आपके लिए मोबाइल फोन खरीद, स्मार्टफोन आईफोन खरीद के लाया, तो कस्टमर कौन है, आपका पापा की आप? क्रोमा में जो गया बाबा, लेकिन कंज्यूम कौन करेगा इसको? कंज्यूमर और कस्टमर में फर्क समझ में आ गया सर? मतलब कस्टमर कंज्यूमर हो सकता है, बट हर कंज्यूमर कस्टमर होगा ऐसा जरूरी नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। एवरी कस्टमर कैन बी कंज्यूमर, बट एवरी कंज्यूमर डजंट नेसेसरी टू बी ए कस्टमर। ये सर ना, बोलो सर, इस बात का क्लैरिटी है दिमाग में क्या? हर कस्टमर कंज्यूमर हो सकता है, बट हर कंज्यूमर कस्टमर होगा ऐसा जरूरी नहीं। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि कंज्यूमर बिहेवियर डिमांड को चलाता है, यस और नो? यस सर। यस सर, है ना? कंज्यूमर बिहेवियर डिमांड को कंट्रोल करता है। अब उसी कंज्यूमर बिहेवियर पे ही हम लोगों का करंट क्लासेस लास्ट 2-3 से दो क्लासेस चल रहा है, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली ये थर्ड लेक्चर से कंज्यूमर बिहेवियर पे। बट जो टॉपिक आज मैं करवाऊंगा आपको फ्रेश टॉपिक, वो समझ में आ जाएगा सबको। जिन लोगों का लास्ट क्लास मिस भी है उसे भी समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इसका इफेक्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे डिमांड एंड सप्लाई जो एरिया है, इसमें मेनली हमें क्या क्या जानना पड़ता है सर? आपको सर डिमांड क्या है वो जानना पड़ता है। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज डिमांड? सर डिमांड का सिंपल मतलब है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, जब बाकी चीजें कांस्टेंट रहता है। इफ अ प्रोडक्ट प्राइस इंक्रीजेस इस क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। अब आपके मन में चल रहा है सर ये क्या है, डिमांड का मतलब ये हो गया क्या? यस सर, लॉ ऑफ डिमांड का रूल ही है, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड मतलब डिमांड इक्वल्स टू फंक्शंस ऑफ पी, पी आर, वाई, टी, ई, ओ। मतलब सर मतलब सिंपल है कि जब बाकी चीजों को कांस्टेंट कर देते हैं, मतलब रिलेटेड गुड्स का दाम, आपका इनकम, आपका टेस्ट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, मतलब फ्यूचर में आप जो प्रोडक्ट सोच रहे हो उसका दाम, या अदर फैक्टर को कांस्टेंट कर दिए। सिर्फ प्राइस को लेके, सिर्फ प्राइस को लेके अगर कल जैसे मानो आईफोन, अगर आईफोन का डिमांड सोच रहे हैं, ठीक है, मैंने अभी आपको दिखाया 72990, करेंटली मैंने आपको दिखाया कि आईफोन का डिमांड एनालिसिस करना है, और आईफोन का करंट प्राइस है 72990 इन क्रोमा आईफोन 13, ठीक है। अब आईफोन का डिमांड आपके लिए कैसा रहेगा वो डिपेंड करता है आईफोन के प्राइस पे। हेलो, आईफोन का डिमांड आपके लिए कैसा रहेगा ये डिपेंड करता है आईफोन के प्राइस पे, यस और नो? क्या आईफोन खरीदने के टाइम पे दाम पूछोगे कि नहीं पूछोगे? यस ना? लेकिन सर 72,000 अगर 72,990 आपके लिए ज्यादा है, आप सोच रहे हो कि अगर 50,000 मेरा बजट होता तो मैं आईफोन ले लेता, ऐसा सोच रहे हैं ना सर आप? एक एग्जाम्पल के लिए सोचो, आपके पास 50,000 आपने जमा कर ली, लेकिन आईफोन 72990 में आएगा जो लेटेस्ट है, तो दाम अगर कल इसका कम हो जाता है तो डिमांड क्या होगा आईफोन का आपके लिए, बोलो ना? कल अगर यही 72 का फोन 50 में आ जाता है, कि आपका डिमांड बढ़ेगा कि घटेगा? বেড়ে যাবে স্যার, बढ़ जाएगा বেড়ে যাবে। एकदम, है ना? तो सिंपल सा लॉजिक है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल मतलब रिलेटेड गुड्स का प्राइस, मतलब से फॉर एग्जांपल आईफोन के साथ में भी आपके पास एक था वन प्लस, ठीक है, अब वन प्लस का फोन भी अच्छा होता है, ठीक है, रिलेटेड गुड्स, इनकम, ये सब चीजों को कांस्टेंट रखते हैं, सिर्फ प्राइस को लेके बात करते हैं। इफ प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इंक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, मतलब डिमांड कम हो जाएगा। अगर दाम बढ़ जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगा, और अगर दाम कम हो जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। इन सिंपल यही डिमांड होता है। बाकी डिमांड का लेक्चर्स में शेयर करूंगा ना, या बाद में जब लाइव क्लास में करवाऊंगा तब फिर से आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। बट डोंट वरी,
मैं लाइव क्लास में जो कराया कुछ दिन पहले ही डिमांड के बारे में, अगर वो भी आप सुन लेते हो ना थोड़ा सा समय देके, दैट्स मोर देन एनफ डिमांड को समझने के लिए। और कोई डाउट हो आप मुझे आके पूछ लो सर, ठीक है, क्लास में। नाउ पॉइंट इज दैट कि डिमांड के अंदर डिटर्मिनेंट्स मतलब क्या डिमांड को डिटरमाइन किया जाता है। लॉ ऑफ डिमांड अभी मैं आपको थोड़ा सा समझा दिया। डिमांड शेड्यूल क्या है, डिमांड कर्व क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ये मैंने हाल फिलहाल में एक बार लाइव करवाया, मैं फिर से लाइव करवाऊंगा। जो लोग अभी रिकॉर्ड करेगा क्लास में वो कनेक्ट हो जाएगा, और जो अभी लाइव नहीं करेगा तो बाद में उसको फिर से लाइव किया जाएगा, ठीक है। तो क्लास तो हो ही जाएगा सर, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन मैं करेंटली कंज्यूमर बिहेवियर पे बात कर रहा हूँ। बात को सुनिए सर, अब प्रोडक्ट का डिमांड तो आपको समझ आ ही रहा है, लेकिन व्हाट अबाउट कंज्यूमर बिहेवियर। जैसे अभी आप लोगों ने बताया कि कंज्यूमर बिहेवियर डिमांड को डिटरमाइन करता है, डिमांड को कंट्रोल करता है, यस और नो, करता है ना। कंज्यूमर बिहेवियर डिमांड को कंट्रोल करता है, बिल्कुल करता है। अभी आप लोगों ने बताया कि आईफोन लेना है, आईफोन का कंज्यूमर बिहेवियर और कीपैड फोन का कंज्यूमर बिहेवियर, दोनों का बिहेवियर है, बट दोनों के बेसिस में डिमांड कंट्रोल होता है। इसीलिए ये यूटिलिटी एनालिसिस का पार्ट है। किसका पार्ट है सर? यूटिलिटी एनालिसिस। अब ये भी मैं आपको कंज्यूमर बिहेवियर के क्लास में इससे पहले भी मैं समझा के रखा कि सर यूटिलिटी कितना तरह का हो सकता है, ठीक है। अगर आप कंज्यूमर बिहेवियर का क्लास को अगर फॉलो करोगे तो आपको वहां पर 3 तरह का यूटिलिटी नजर आएगा। कितना तरह का यूटिलिटी सर? 3 तरह का यूटिलिटी। एक नेसेसरी यूटिलिटी, मतलब जो बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब जिसके बिना चल नहीं सकते। एक कंफर्ट का यूटिलिटी है, और एक लग्जरी का यूटिलिटी है। नो पॉइंट इज दैट कि सर अगर मैं सिर्फ फोन से ही बात करूं, मैं इसलिए फोन का एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि आप लोगों को फोन अच्छा समझ में आता है। जस्ट टेल मी, अभी नोकिया का जो फोन मैं आपको दिखा रहा था, नोकिया का ये वाला फोन, ये किस में पड़ेगा? नेसेसरी में, कंफर्ट में, लग्जरी में? जल्दी बोलो। नेसेसरी। क्यों नेसेसरी, क्यों? কারণ এটা শুধু কল করার জন্যই দরকার। मतलब आप, यस सर, हाँ वेरी गुड सर, मतलब इसको आप सिर्फ कॉलिंग के लिए यूज करोगे, यस ना? हेलो, आप इसको सिर्फ कॉलिंग के लिए यूज करोगे? हाँ श्रद्धा? श्रद्धा नहीं, हाँ श्रद्धा नहीं बता, ओके। शोमन नहीं था, गुड इवनिंग शोमन नहीं था, ठीक है। अच्छा अच्छा, कॉम्फोर्ट के लिए कौन सा फोन अच्छा होगा? थोड़ा कॉम्फोर्ट चाहिए आपको, मतलब थोड़ा फोटो भी खींच ले, सेल्फी भी उठा ले, कॉम्फोर्ट फोन क्या रहेगा? अच्छा बोलो। स्मार्टफोन, नॉर्मल नॉर्मल स्मार्टफोन, जो स्क्रीन टच गुलो है। नॉर्मल स्क्रीन टच क्या ले? रेडमी, सैमसंग, सैमसंग, रेडमी, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफर्ट में, हाँ ठीक है, 10-15 हज़ार के अंदर कंफर्ट फोन, इट्स ओके, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है सर, आपको समझ में आ गया कि 10-15 थाउजेंड में, अच्छा बेसिक लेवल में लेते हैं फोन अंडर 10,000, अंडर 10,000 में आपको कंफर्ट मिल जाएगा। कंफर्ट इन द सेंस, कंफर्ट इन द सेंस सर, एक फोटो लेना, एक पीडीएफ शेयर करना, बेसिक जो आज की डेट में जरूरी चीजें हैं, उतना कंफर्ट आपको मिल जाएगा 7-7.5 हज़ार के अंदर, है ना। तो ये आपका हो गया कंफर्ट। इस लिस्ट में लग्जरी किसको बनाना चाहिए? सर इस लिस्ट में, आईफोन। इस लिस्ट में लग्जरी इज आईफोन। अब देखो, अब कोई बोलेगा सर मेरे लिए आईफोन लग्जरी नहीं है, हो सकता है किसी किसी के लिए आईफोन लग्जरी नहीं है, उसके लिए आईफोन भी नेसेसिटी में आ जाएगा। दैट्स मैन टू मैन वैरी करेगा, बट मैं एक नॉर्मल सेंस में बात कर रहा हूँ, वेरी फ्यू एक्सेप्शनल्स के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। जो हाई अमाउंट में अर्न करता है, जिनका मे बी सोचो कि मंथली सैलरी, किसी का एनुअल सैलरी मानो 20 लाख का सैलरी है, किसी का 20 लाख के सैलरी वाले एक एनुअल लोगों के लिए एक 70-72 हज़ार का फोन एक बार खरीदना इट्स नॉट अ बिग डील। बट जिनका सैलरी एनुअल, जिसका एनुअल सैलरी हार्डली 2 से 2.5 लाख का है, क्या उनके लिए एक 1 लाख का फोन यूज करना अच्छा बात रहेगा क्या? मतलब नॉर्मल सुनने को आ रहा है सब? बात समझे? 20 लाख एनुअल सैलरी वाला इंसान के लिए एक आईफोन नॉर्मल लग रहा होगा कि भाई 20 लाख कमाता है साल में, एक 72 हज़ार 80 हज़ार का फोन एक बार खरीद ही सकता है। लेकिन अगर उसका फैमिली इनकम 2.5 लाख है
2,50,000, क्या उसके लिए 1 लाख का फोन यूज करना पॉसिबल रहेगा सर? सोचो एक बार, सोचो। ना नहीं ना। ना तो किसके लिए कौन सा चीज कंफर्ट होगा और किसके लिए कौन सा चीज नेसेसिटी होगा और किसके लिए कौन सा चीज लग्जरी होगा? आई होप ये भी आपको समझ में आ रहा है कंज्यूमर बिहेवियर से। ये सर नो? आई होप क्लियर सर, है ना? तो यूटिलिटी एनालिसिस, यूटिलिटी हाँ, सर। एनालिसिस, यूटिलिटी एनालिसिस 3 वे में बात करता है हमारे लिए। एक ये 3 तरह का वांट्स है इंसान का, 3 तरह का वांट्स है, एक नेसेसिटी का वांट, एक कंफर्ट का वांट्स और एक लग्जरीज का वांट्स। अब ये 3 वांट्स के कारण यूटिलिटी क्रिएट होता है, ठीक है? यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन जो मिलता है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को यूज करके, दैट इज द यूटिलिटी। किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को यूज करके जो सेटिस्फैक्शन मिलता है दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। ये मैंने कंज्यूमर बिहेवियर के फर्स्ट या सेकंड लेक्चर्स में बार बार बोला है, ठीक है? आप लोग एक बार प्लीज मतलब डिटेल्स में सुन लीजिएगा, मैं बहुत बार इसके बारे में बात की है। अच्छा, ना पॉइंट इज दैट सर यूटिलिटी को एनालिसिस करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में 2 पॉपुलर थ्योरी है, सुनिएगा सर ध्यान से बात को। देयर आर 2 पॉपुलर थ्योरी इन यूटिलिटी एनालिसिस। वन इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जिसका कॉन्सेप्ट जो है अल्फ्रेड मर्सल ने दिया, द फेमस यूरोपियन इकोनॉमिस्ट अल्फ्रेड मर्सल, ठीक है? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में माना जाता है इनको, नियो क्लासिकल में भी आ जाते हैं, ठीक है? मतलब 1800 के आसपास में अल्फ्रेड मर्सल, ठीक है? इन्होंने काफी बड़ा बड़ा काम किया है सर इकोनॉमिक्स फील्ड में, यूरोप में, अमेरिका में बहुत अच्छा अच्छा काम किया। अल्फ्रेड, दिखा देता हूँ सर, जान लेना चाहिए। मर्सल इकोनॉमिस्ट है, 1800 समथिंग में इनका जन्म हुआ था, ठीक है? देख लो सर, क्यों इसका जन्म जान के हमें क्या होगा? अरे जानना चाहिए ना सर, नहीं जानोगे? हाँ, ऐसे देखने में था, थोड़ा सा विजुअलाइज कर लो, थोड़ा सा विजुअलाइज कर लो। अल्फ्रेड मर्सल लंदन इंग्लैंड यूके में जन्मा था 1842 में और डाइड हुआ था 1924 में 81 ईयर्स एज में, कैम्ब्रिज इंग्लैंड में इसका डाइड हुआ। इन्होंने ये यूटिलिटी के बारे में बातचीत किया सर, जिस यूटिलिटी को क्या कहा जाता है, ये देखो सर, जैसे मैंने विकिपीडिया ओपन किया, आप यहाँ पर भी चेक कर लो। इट ब्रॉट द आइडिया ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, मार्जिनल यूटिलिटी एंड कॉस्ट एंड ऑफ प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट में अभी बात आगे करेंगे सर, सप्लाई डिमांड पे बात कर रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी पे बात कर रहे हैं। तो सर इन्होंने जिस पॉइंट पे बात किया ना, किसने? अल्फ्रेड मर्सल सर ने। इन्होंने, इनका जो यूटिलिटी एनालिसिस है वो बेसिकली क्वांटिटी बेसिस में है। क्वांटिटी बेसिस मतलब समझ रहे हो सर? क्वांटिटी बेसिस मतलब कितना, नंबर्स में बात किया, ठीक है? जो मैंने लास्ट वीक समझाया, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ अल्फ्रेड मर्सल को मैंने लास्ट वीक लाइव में समझाया था। मतलब इनका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था कि आपको, मतलब अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट है यूटिलिटी का, एक अल्फ्रेड मर्सल सर का यूटिलिटी और दूसरा है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जो मेरा आज का डिस्कशन है सर, जिसके बारे में हिक्स एंड एलन ने बात किया, जे.आर. हिक्स एंड आर.जी.डी. एलन, ठीक है? हिक्स एंड एलन। अब आपके मन में चल रहा है सर अल्फ्रेड मर्सल का यूटिलिटी और हिक्स एंड एलन की यूटिलिटी में फर्क क्या है? इनकी यूटिलिटी को मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है, जो मैं अभी आपको विकिपीडिया से भी दिखा रहा हूँ, ठीक है? इनकी यूटिलिटी को मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स मतलब कंज्यूम करना, इट्स अ कंज्यूमर बिहेवियर, कि आप कितना नंबर कंज्यूम करके सेटिस्फाई हो रहे हो। से फॉर एग्जांपल, अगर आपको भूख लगता है तो आप कितना खाना खा रहे हो ये डिपेंड है कि टेस्टी लग रहा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। प्लीज टेल मी, अगर भूख लगा तो ज्यादा खाना इंपॉर्टेंट है कि टेस्टी खाना इंपॉर्टेंट है? प्लीज टेल मी सर। क्वांटिटी और टेस्ट? क्वांटिटी सर। सर जब भूख लगता है तब क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर टेस्ट अच्छा नहीं है तो खा पाओगे क्या? ये भी एक सवाल आ गया सर आपके सामने। मानो कि भूख तो लगा है आपको, नहीं मेरा क्वेश्चन सुनिएगा, आपको बहुत जोर से भूख लगा है और आपके सामने करेला है,
1 किलो, और आपको मैं बोला कि 1 किलो करेला बॉयल करके खा लो या फिर फ्राई करके खा लो, खा लोगे? भूख लगाए आप 1 किलो खा सकते हो, मतलब 1 किलो या 500 ग्राम आप खा सकते हो, मतलब आपके भूख के हिसाब से, या 250 ग्राम भी खा लोगे आपके भूख के हिसाब से, तो क्या खा लोगे? না Bitter খিদে melon। পেটে हाँ তেতো লাগবে স্যার, তেতো লাগবে, খাওয়া যাবে না। मतलब देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है। एक हेलो, बार हम, हाँ जी बोलिए। হ্যাঁ হ্যাঁ, না বলছি এটা যেহেতু তেতো টেস্টের সেহেতু মানে টেস্ট হিসাবে খাওয়া যাবে না। दैट मीन्स देखिए सर, मैं एक्चुअली खुद से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये जो भी आ रहा है ना, ये कंज्यूमर बिहेवियर से आप लोग जवाब दे रहे हो, ये मेरा जवाब नहीं है, आपका जवाब भी नहीं, ये एक्चुअली कंज्यूमर बिहेवियर का जवाब है, आप सही जवाब दे रहे हो सर। अब यहीं पर थोड़ा सा दो बातों में कंफ्लिक्ट हुआ है। अल्फ्रेड मर्सल बेसिकली क्वांटिटी पे बात करता है कि भाई क्वांटिटी कितना है, दैट इज एनफ फॉर डिमांड, कितना क्वांटिटी चाहिए, नंबर ऑफ यूनिट्स इज एनफ, ठीक है, कि भूख लगाए प्यास लगाए, सपोज आपको यू आर थर्स्टी, ठीक है, आपको पानी दे दिया गया, आप पानी पी लिए, कि 1 गिलास पिया, 2 गिलास पिया, 3 गिलास पिया, 4 गिलास पिया, 5 गिलास पिया, एंड यू आर सेटिस्फाइड। दिस इज ऑल्सो यूटिलिटी, क्वांटिटी वाइज वो यूटिलिटी को मेजर करता है। कौन? अल्फ्रेड मर्सल। इसको कहा जाता है कार्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी। क्या कहा जाता है सर? अल्फ्रेड मर्सल के अप्रोच को कार्डिनल अप्रोच कहा जाता है। मैं एक्चुअली इसको इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ कि एक्चुअली मैंने ऑलरेडी लास्ट वीक क्लास में कराया था, ठीक है, कार्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी को कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी कहा जाता है। मार्जिनल यूटिलिटी को कार्डिनल मतलब ये सब चीज को नंबर से ढूंढता है कि कितना नंबर, कितना यूनिट, कितना किलो, कितना खाना, कितना ग्लास ऑफ वाटर्स, ठीक है। टेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, सेटिस्फैक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब बात को समझे, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे सर, चलो खाने से थोड़ा सा दूसरे चीज पे चले जाते हैं। सर आप लोग शॉपिंग करना सब लोग पसंद करते हो, बोलो ना। यस सर। हाँ सर। शॉपिंग, यस सर, सबको पसंद है, आई नो सर। शॉपिंग करना सीरियसली स्पेशली लड़की लोग तो पसंद करता ही है, लड़का लोग भी कुछ कम नहीं है सर, ठीक है। ध्यान से देखो, अब मानो कि आपको शॉपिंग पसंद है और मैं आपको हाट में लेके चला गया। हाट जानते हैं सर? जैसे हावड़ा में एक हाट होता है मोंगला हाट, कोलकाता में एक हाट होता है होरिसा हाट, नाम सुना है आप लोगों ने? खन्ना हाट भी बोलते हैं लोग, खन्ना गोरीबाड़ी या होरिसा यस मार्केट सर। हाट कहा जाता है, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या हाट में शॉपिंग करने जाओगे? यहाँ भी आपको मिल जाएगा, जरूरत की चीजें मिल जाएगा, पर क्या हाट में शॉपिंग करने जाओगे? प्लीज टेल मी। अरे बोलो ना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। शॉपिंग करने हाट में जाना है किसी को? अच्छा नहीं হ্যাঁ जाना কেউ है। কেউ যায় স্যার। नहीं नहीं, मैं क्यों का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को पूछा, आप लोग अपने हिसाब से बताइए ना, ये रीजंस के कारण मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। হ্যাঁ হ্যাঁ नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली लोग देखिए, ये डिपेंड करता है, मैन टू मैन वेरी करेगा ऑब्वियसली। आपने जैसे बोला कोई कोई जरूर जाते, इतना सारा लोग क्यों, क्या करने गया है? शॉपिंग करने ही तो गया है। अब यहाँ पर आ जाता है হ্যাঁ सेटिस्फैक्शन लेवल, ठीक है। স্যার यहाँ, হাতিবাগানে যাই আমরা, यस হাতিবাগানেও मार्केट করি। यस एग्जैक्टली। अब किसी किसी को हाट पसंद है तो किसी को न्यू मार्केट या गोड़िया हाट पसंद है ना, शॉपिंग के लिए वो ওটাও তো पसंद এক करेगा। প্রকার হাটই স্যার। हाँ दैट इज ऑल्सो हार्ट, दैट इज ऑल्सो हार्ट, बट फर्क है थोड़ा, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट में फर्क है ना। হুম आपको হুম। न्यू मार्केट में जिस काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, ओरिसा मार्केट या खन्ना हाट में वैसा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। वो अलग बात না कि ओरिसा हाट से ही प्रोडक्ट लेके वेस्ट बंगाल के ओरिसा हाट एज वेल एज मोंगला हाट, ठीक है, जो हावड़ा मैदान साइड में बैठता है हर मंगलवार को, और वो इंडिया का वन ऑफ द बिग हाट माना जाता है मोंगला हाट। यस सर, यस सर। नाउ पॉइंट इज दैट उसी हाट से शॉपिंग करके दुकानदार लोग जो बिजनेसमैन होते हैं प्रोडक्ट उठाते हैं और आसपास के डिस्ट्रिक्ट में लाइक मिदनापुर, नदिया, बीरभूम, नॉर्थ बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वहां पर जाके दुकान में
सजा के बेच देता है, ठीक है, वही हार्ट का प्रोडक्ट, ठीक है, लेकिन वो अलग बात, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे बोला। लेकिन अब देखिए न्यू मार्केट, ठीक है, अब जिसको न्यू मार्केट में शॉपिंग करना पसंद है वो न्यू मार्केट में जाएगा ना। यहाँ पर पॉइंट इज दैट आपके पास 2000 है, एग्जाम्पल को समझिएगा सर कि मैं दोनों अप्रोच का फर्क बता रहा हूँ यूटिलिटी का। यू हैव 2000 रुपीज, अगर आप होरिसा हाट जाओगे तो आप चार मतलब ज्यादा कपड़ा खरीद पाओगे। अगर अल्फ्रेड मर्सेल के हिसाब से चले, इफ यू हैव 2000 रुपीज इन योर पॉकेट, 2000 में हरीशा हाट में जाके या मंगला हाट में जाके आप 10 टी शर्ट खरीद सकते हो। लेकिन अगर आप 2000 रुपीज आपके पॉकेट में है और अगर आप न्यू मार्केट जाते हो तो आप वहां से हार्डली 3 टी शर्ट खरीद सकते हो। एम आई राइट सर? ओडिशा में 200 करके टी Yes, शर्ट sir. आ जाएगा, लेकिन अगर आप न्यू मार्केट जाओगे तो वहां पर आपको कम से कम 400-500 के रेंज में आएगा टी शर्ट, ठीक है, आप हार्डली 3 से 4 टी शर्ट ले सकते हो। अब जिनको ना क्वांटिटी से मतलब है कि मेरे को 10 टी शर्ट चाहिए, वो कहाँ जाएगा? वो होरिसा जाएगा या मोंगला हट जाएगा। लेकिन जिसको क्वालिटी से मतलब है, क्वालिटी से मतलब है, जिसको क्वांटिटी से मतलब नहीं है, वो कहाँ जाएगा? वो न्यू मार्केट या गोड़िया हट या हाथी बगान मार्केट जाएगा। एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। बात समझिए सर, अल्फ्रेड मर्सेल भी यूटिलिटी से बात कर रहा है और हिक्स एंड एलन भी यूटिलिटी से बात कर रहा है, बट हिक्स एंड एलन का कॉन्सेप्ट को इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कहा जाता है। अब उस एनालिसिस में मैं आगे डेप्थ में बात करूंगा कि व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व। अब जिन लोगों ने मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस प्रीवियस लेक्चर्स का नहीं सुना, मैं उसको शेयर कर दूंगा, आप एक बार प्लीज गो थ्रू कीजिएगा। लेकिन मेरा करंट कॉन्सेप्ट इज नॉट कार्डिनल अप्रोच, दिस इज अ कार्डिनल अप्रोच, ये नंबर्स में बात करता है, ठीक है। मतलब अब सोचो ना, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं आपको, लोग चाय पीता है ना, चाय चाय टी, ठीक है। अब चाय पीने के टाइम पे आप कितना कप चाय पी रहे हो, ये भी एक बात हो सकता है। जो लोग नशा करता है चाय का, उनको एक कप चाय में नहीं बनता है। देखिएगा जो लोग चाय के दुकान में अड्डा लगाते हैं ना, तो 1 कप टी लिया, फिर 2 कप टी लिया, ठीक है, इस तरह से वो क्वांटिटी वाइज, भाई आज तो 5 कप टी पी लिया मैंने। लेकिन जो सेटिस्फैक्शन के काम लेता है वो ना अपने हिसाब से सोचते हैं, वो उसको ऑर्डिनल एनालिसिस कहते हैं, ऑर्डिनलिटी कहते हैं। मतलब अगर 1 कप टी के जगह किसी को, मतलब किसी को 2 कप टी पी के पसंद आता था, तो किसी को 1 कप कॉफी से मन भर जाता है। आप लोगों में से किसको कॉफी ज्यादा पसंद है चाय से? आप लोगों में से किसको कॉफी ज्यादा पसंद है चाय से? कोई है क्या? স্যার बोलो ना। আমার দুটোই ভালো লাগে। दोनों अच्छा लगता মাটির है। ভাঁড়ে হুম মাটির ভাঁড়ে দুধ চা আর শীতকালে কফি। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए, अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि 2 कप टी और 1 कप कॉफी, किसको चूज करेंगे? আমি 2 কাপ চাই খাবো স্যার। Now point is that this is called ordinality. अब ये हिक्स एंड एलन का कॉन्सेप्ट क्वांटिटी से डिपेंड नहीं करता, वो अपने सेटिस्फैक्शन में बात करता है। आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है? अब ये थोड़ा डिफरेंस को समझने के लिए आप लोगों को एक बार, जिन लोगों ने अभी तक अल्फ्रेड मर्सेल का अप्रोच नहीं पढ़ा है, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में करवाया, प्लीज एक बार अल्फ्रेड मर्सेल सर को गो थ्रू कीजिएगा, मार्जिनल यूटिलिटी। उसमें मैं और एक चीज भी बताता हूँ, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे कम भी होता है, लेकिन मेरा करंट अप्रोच जो रहेगा वो कार्डिनलिटी पे नहीं, वो ऑर्डिनलिटी पे है। और ऑर्डिनल अप्रोच में क्या होता है सर? ऑर्डिनल अप्रोच में क्या होता है? सेटिस्फैक्शन इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी नहीं। आप तृप्त कितना हो वो इंपॉर्टेंट है। ये हिक्स एंड एलन का मानना है कि अगर आप तृप्त नहीं हुए तो फिर उस यूटिलिटी का कोई मतलब नहीं होता। अब देखो कोई गलत नहीं है, अल्फ्रेड मर्सेल भी गलत नहीं है। जैसे आप लोगों को ही मैंने पूछा था कि भूख लगेगा तो ज्यादा खाओगे कि टेस्टी खाओगे, तो आप लोगों ने जवाब दिया सर ज्यादा खाएंगे। लेकिन हिक्स एलन का कहना है कि टेस्टी भी चाहिए साथ में, टेस्ट फुलफिल नहीं होगा तो ज्यादा खा भी नहीं पाओगे। तो नाउ पॉइंट इज दैट सर कि ऑर्डिनल अप्रोच को समझेंगे, ठीक है, ऑर्डिनलिटी को समझेंगे। बोलो सर, बैकग्राउंड क्लियर हुआ? बैकग्राउंड समझ में आ गया?
अल्फ्रेड मर्सेल का मार्जिनल यूटिलिटी का भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, लेकिन हाँ डिटेल्स के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर थोड़ा सा करना होगा। लेकिन मैं आपको पूछना चाहता कि ऑर्डिनल और कार्डिनल ये दोनों अप्रोच क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताओ मुझे। कार्डिनल का मतलब सिंपल है कि वो नंबर्स पे बिलीव करता है, और ऑर्डिनल का मतलब होता है कि वो सेटिस्फैक्शन से मतलब रखता है। जैसे मैं आपको और एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जाम में ज्यादा मार्क्स चाहिए कि सब्जेक्ट में नॉलेज चाहिए, बोलो। नॉलेज चाहिए। ध्यान से बोलो सर, मार्क्स नहीं चाहिए। ये भी दो कॉन्सेप्ट है सर, एग्जाम में मार्क्स ज्यादा चाहिए कि सब्जेक्ट में नॉलेज ज्यादा चाहिए। अब कोई बोलेगा सर दोनों चाहिए, क्या रे विदिशा, श्रद्धा, सौमन्विता, बताओ, एंड राजोन्ना, सभी को पूछ रहा हूँ, मिसेस बैनर्जी। हाँ बोलो सर। सर लैंग्वेज ना, दोनों ही चाहिए ना, लेकिन सर यहाँ पर ना एक कॉन्सेप्ट है सर, कुछ लोग ऐसे भी है हमारे दुनिया में जो मार्क्स को नहीं नॉलेज को प्रायोरिटी देता है। जो लोग दुनिया में कुछ खास बना है ना, जैसे मानो कि आपको मैं बंगाली का प्राइड रविन्द्रनाथ टैगोर का इनाम ले लेता हूँ, क्या रविन्द्रनाथ टैगोर स्कूल गया था बचपन में? नो सर। तो फिर क्या रविन्द्रनाथ सक्सेसफुल नहीं हुआ? क्या उनको मार्क्स मिला था स्कूल लेवल में? यस सर। स्कूल लेवल में मार्क्स नहीं मिला था ना। मार्क्स के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर अपने आप को नहीं बनाया था ना, इसीलिए तो शांति निकेतन बनाया था। शांति निकेतन का कॉन्सेप्ट क्या है? मार्क्स। जो लोग आप लोग रविन्द्रनाथ टैगोर को जानते हो, शांति निकेतन के बारे में नो सुने सर। हैं, है ना? शांति निकेतन को मार्क्स के लिए बनाया गया था क्या? ये एजुकेशनल हब को बनाने के पीछे रविन्द्रनाथ टैगोर का एक ही कॉन्सेप्ट था, रविन्द्रनाथ टैगोर विद महात्मा गांधी। ऐसे महात्मा गांधी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। शांति निकेतन, शांति निकेतन का कॉन्सेप्ट इज दैट कि शांति निकेतन इसी कॉन्सेप्ट में बना गया था। ये देखो, आनंद रूपम मृतम, क्या लिखा है सर? यदि भाति। ठीक है, मतलब आप मजा लो पढ़ाई का, पढ़ाई का मजा लो, सिंपल बात है। नॉलेज लो, बाकी अपने आप होगा, बाकी अपने आप होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक खेल है सर। अब ज्यादातर लोग रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे सोचता है कि आज के डेट में जैसे ज्यादातर लोग है वैसा सोचता है। आज के डेट में ज्यादातर लोग क्या सोचता है? मार्क्स चाहिए, मार्क्स। नॉलेज छोड़ो यार, नॉलेज लेके क्या करना है। अब दोनों अप्रोच ही इंपॉर्टेंट है, मैं किसी को कम मतलब ये नहीं बोल सकता कि ये अच्छा है वो बुरा है, बट पॉइंट इज दैट कि एक मर्सेल का अप्रोच हो गया जो सिर्फ नंबर के पीछे भाग रहा है, और एक इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो है, जो हिक्स एंड एलन का अप्रोच है, वो मार्क्स नहीं, वो सेटिस्फैक्शन में बिलीव रखता है। भले ही मैं पास ना करूं, भले ही मैं फेल करते रहूं, स्पेशल बात हो गया सर। लेकिन जो भी हो, आगे बात को सुनो, ये बस एक एग्जाम्पल था। लेकिन आप लोग मार्क्स, आप लोगों को दोनों को फॉलो करना है, अल्फ्रेड मर्सल को भी फॉलो करना है और हिक्स एंड एलन को भी फॉलो करना है। जो क्वांटिटी को भी फॉलो करेगा और सेटिस्फैक्शन को भी फॉलो करेगा, तभी जाके आपको थोड़ा बैलेंस बनाना है सर। ना तो हिक्स एंड एलन सही बोल रहे हैं, ना तो अल्फ्रेड मर्सल सही बोल रहा है। सही दोनों बोल रहा है, दोनों को मैचअप कराना होगा। अब आप लोगों के दिमाग में चल रहा है सर, अब थोड़ा जल्दी बताओगे कि ऑर्डिनलिटी होता क्या है? क्या यही चल रहा है ना मन में कि ऑर्डिनलिटी होता क्या है? प्लीज कार्डिनलिटी एक बार जरूर देखिएगा सर, मैं क्लास शेयर करूंगा जिन लोगों ने नहीं किया। जिन्होंने किया वो रिवाइज करें, जो नहीं किया वो जरूर करें। अब चलो मैं आपको, जैसे लास्ट दिन कंज्यूमर सरप्लस बताया था, अभी मैं आपको क्या कहाँ चला गया, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। सुनो सर, कोई टफ चीज नहीं है, अगर बैकग्राउंड क्लियर हो गया आगे का बात बहुत आसान लगेगा।
In this section, in the last section, we have discussed marginal utility analysis of demand. ठीक है, जो अभी इतना देर से मैं आपको बात कर रहा था, जो क्वांटिटी में बिलीव रखता है. A very popular alternative and more realistic method of explaining consumer demand is ordinal utility. Very popular as well as much more realistic. सर रियलिस्टिक क्यों? सर मानो कि आपको, जैसे मैं आज के डेट में जो हो रहा है मैं आपको बताता हूँ. प्लीज आप लोग बुरा मत मानिएगा, मैं किसी को पॉइंट करके नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, किसी को मैं इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ. आप लोग के स्कूल में रिजल्ट्स आ रहे हैं, सर कितना लोग 80% प्लस स्कोर में है? प्लीज जेन्युइन बात बताइएगा मुझे. 80%, 90% कैटेगरी में कितना स्टूडेंट होगा? प्लीज टेल मी, आपके स्कूल में बताइए. राजन्ना, विदिशा, आप लोग भी बता सकते हो मुझे. 80 प्लस 90 प्लस स्कोर में कितना स्टूडेंट पास कर रहा है? 90 प्लस में कितना स्टूडेंट है? टेल मी. अगर आपके क्लास में 50 स्टूडेंट है, हो गया सब। कितना आउट ऑफ 90 प्लस में 40 स्टूडेंट्स है? कितना না स्टूडेंट के बीच में? স্যার 200টার মধ্যে 40টা এরকম। अच्छा, आउट ऑफ 200 40 स्टूडेंट 90 प्लस मार्क्स में पास हुआ है. 80 प्लस मार्क्स में कितना होगा? फिर ज्यादा ही होगा. 80 प्लस में 80 हो जाएगा, मुझे लगता है डबल हो जाएगा या उससे कम. 60. 80 प्लस कैटेगरी में कितना होगा? 90 प्लस में अगर 40 या 80 प्लस में कितना होगा? अरे बोलो ना. 60 स्टूडेंट हो जाएगा आराम से. तो सर आउट ऑफ 200 100 स्टूडेंट ऐसा हो गया जो 80-90% वाले हैं, मतलब 50% स्टूडेंट टॉप क्लास स्टूडेंट में आ गया. सर ये एक्चुअली आपके स्कूल का बात नहीं है, ये सभी स्कूल में हो रहा है. तो सभी तो स्कॉलर स्टूडेंट है, फिर सब तो एकदम इंटेलिजेंट, टॉप क्लास इंटेलिजेंट है, सभी को तो 80-90% मिला है. हम लोग के टाइम पे सर, मैं जेन्युइन चीज बता रहा हूँ, हम लोग के टाइम पे 90 प्लस स्कोर में हार्डली 2 या 3 स्टूडेंट होता था आउट ऑफ 200. आई एम नॉट वेरी रॉन्ग, हार्डली 2-3 स्टूडेंट होगा. वो भी ढूंढना पड़ता था कि 90 प्लस स्कोर में कितना स्टूडेंट है. 80 प्लस में 10 के आसपास हो सकता था कि 10 स्टूडेंट ऐसा है जो 80 प्लस स्कोर किया है. 15 स्टूडेंट ऐसा होता था जो 70 प्लस स्कोर किया है. स्टार मतलब 75 स्टार कैंडिडेट तो स्कूल में आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स स्टार मिला होगा हार्डली 15-20 स्टूडेंट्स को जो 75 प्लस में आता था. हम नाउ देयर इज ए क्वेश्चन कि तब का एनालिसिस ज्यादा अच्छा था कि अब का एनालिसिस ज्यादा अच्छा है? वो अलग लड़ाई है सर. अगर मैं मेरे से भी पीछे टाइम पे जाऊंगा ना सर, जब मैं अपने पेरेंट्स से पूछता हूँ या फिर सीनियर एल्डर से पूछता हूँ, तो वो लोग बताते हैं कि उन लोगों के टाइम पे अगर क्लास में कोई फर्स्ट डिवीजन आ जाता था तो उसको दूसरे गांव से लोग देखने में आता था. मैं ऐसा सुनता था कि फर्स्ट डिवीजन आया है तो दूसरे गांव से देखने में आया कि कौन फर्स्ट डिवीजन मिला है किसको. तो इस तरह से सिनेरियो चेंज हो गया. नाउ पॉइंट इज दैट कि नंबर इंपॉर्टेंट तो है, बट विथ नंबर अगर नॉलेज नहीं है तो वो डब्बा है. नंबर बहुत लोगों के पास है आज के डेट में, घर घर में मास्टर्स, लेकिन यूटिलिटी नॉलेज जीरो. मतलब ऐसा बहुत है सर. मैं कॉमर्स का टीचर हूं सर, मैं बहुत ऐसे एमकॉम लोगों से बात किया, सीरियस मास्टर्स करके रखा है. मैं उनको बेसिक लेवल में कुछ सवाल पूछता हूँ कभी कभी, जब भी होता है कि भाई तुमने तो एमकॉम किया, मैं उसको इंसल्ट करने के लिए नहीं पूछता, मैं उनको बस या मतलब बताता हूँ कि एडुकेशन में कितना प्रॉब्लम चल रहा है. एमकॉम तो कर लिया लेकिन उसको एक बैलेंस शीट का मतलब समझाना नहीं आता कि एसेट लायबिलिटी. मैं एक जन को पूछा था कि सर बैलेंस शीट में एसेट साइड और लायबिलिटी साइड इक्वल क्यों होता है? सॉरी, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड और एसेट साइड इक्वल क्यों होता है?
एमकॉम से पूछा था, मेरे को जवाब कुछ नहीं मिला था सर। अकाउंट्स के क्लास में बताएंगे सर, जब आप लोग अकाउंट्स करोगे ना कि लायबिलिटी और एसेट इक्वल क्यों होता है। देखना कभी भी किसी बैलेंस शीट को उठा लेना, मैं स्टॉक मार्केट क्लास में भी बताता हूँ जब एनालिसिस करता हूँ कि लायबिलिटी एसेट इक्वल क्यों होगा। कोई बता सकते हो क्या? ऐसे ही पूछा सर, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है आई नो, बट लायबिलिटी एसेट इक्वल क्यों होता है? एनीवन? बोलो सर। सर आप लोगों के मन में ऐसा तो नहीं चल रहा है कि सर एमकॉम नहीं बोल पाए तो हम लोग कैसे बोलेंगे? वो तो मैं ऐसे ही बोल दिया सर, आप बोलो। एसेट लायबिलिटी इक्वल क्यों होता है? फटाफट जो भी समझ में आता है बोलो, कोई नहीं डांटने वाला यहाँ पर। जैसे मैं स्टॉक मार्केट क्लास में समझा रहा था, नॉर्मली मुझे समझाना पड़ता है, जो लोग स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीए इंटर में, फाइनल में पढ़ता है, उनको मुझे बताना ही पड़ता है। जैसे ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में ये देखो एसेट साइड, ये कंपनी बैलेंस शीट है तो इस तरह का फॉर्मेट होगा सर। कंपनी बैलेंस शीट शेड्यूल 3 फॉर्मेट में होता है। जस्ट लुक एट ये सर, करेंट एसेट देखो, टोटल एसेट देखो, टोटल एसेट्स 13,20,065, टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी मिला के भी 13,20,065, बट ये दोनों इक्वल क्यों है? जितना एसेट होगा इतना लाइबिलिटी होना जरूरी है क्या? मतलब ऐसा बात हो जाता है ना सर आजकल कि पूरा रामायण पढ़ लिया फिर पूछता है कि राम सीता का कौन लगता है। ये आजकल का पढ़ाई का प्रॉब्लम है। बैलेंस शीट तो कर लिया बट कभी ये सवाल ही मन में नहीं आता है लोगों को कि बैलेंस शीट इक्वल क्यों होता है। बेसिक क्वेश्चन है बट कोई पूछता ही नहीं है अपने आप को। बहुत रेयर स्टूडेंट्स मुझे मिलता है, ऐसा नहीं कि जवाब नहीं मिलता, मुझे मिलता है बट वेरी रेयर, वेरी रेयर। 100 में से हार्डली में जो 2-3 बच्चा ऐसा मिलता है, स्टूडेंट ऐसे मिलते हैं जो बता देता है ये सर, सच सीरियसली, बट वेरी रेयर। बट इट इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। मतलब मेरा कहने का मतलब है क्वांटिटी से इंपॉर्टेंट क्वालिटी भी तो होता है। भर भर के ग्रेजुएट निकल रहा है, भर भर के मास्टर्स निकल रहे हैं, बट वेयर इज द क्वालिटी? एक्चुअली इंडिफरेंस कार्ड क्वालिटी का कॉन्सेप्ट में बात करता है। हिग्स एंड एलन का कॉन्सेप्ट जो है क्वालिटी का कॉन्सेप्ट है। सेटिस्फैक्शन लेवल क्वालिटी से डिटरमाइन करेगा, क्वांटिटी से नहीं। आप बात समझ पा रहे कि नहीं? हेलो, बोलो सर। आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है सर? यस सर। जैसे क्वेश्चन और भी पूछा जाता था, मैं एक जन को पूछा था, वही हाई हाई डिग्री धारी, ठीक है, पीएचडी वगैरह किया है, ये भी पूछा गया था कि इक्विटी या कैपिटल लाइबिलिटी साइड में क्यों बैठता है? कैपिटल तो आपका पूंजी है बट ये लाइबिलिटी में क्यों? देखिए ये लाइबिलिटी साइड में। हाँ बोलो, बोलो। ফার্ম বা বিজনেস দিকে লাইবিলিটি হবে, কারণ ওটা বিজনেসে যে ওনার তাকে পে করতে হবে। बिजनेस का जो ओनर है उसको पे करना होगा। सर नहीं ऐसा, थोड़ा सा सही जा रहे हो बट थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। मतलब आप जब बिजनेस में कैपिटल डालते हो तो अब आपका बिजनेस का लायबिलिटी है कि आपको रीपे करे, ओनर को देना नहीं पड़ेगा। बात समझे सर? से फॉर एग्जाम्पल आप 1 लाख लेके बिजनेस में आया और ये आपने बिजनेस में 1 लाख दिया, दिस इज योर कैपिटल 1 लाख, ठीक है। नाउ ये 1 लाख जब आप अपने बिजनेस में डालोगे, अब ये बिजनेस जो है ना, एज पर लॉ बिजनेस इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब बिजनेस अलग और बिजनेस का ओनर अलग। बात समझे? बिजनेस एंड ओनर अलग है। अब जब आपने 1 लाख बिजनेस को दिया ना, 1 लाख आपके लिए, ओनर के लिए 1 लाख कैश है, बट बिजनेस के लिए 1 लाख कैपिटल है। और ये कैपिटल बिजनेस एक्चुअली अपने ही ओनर से लोन की तरह लेता है। कहने का मतलब ऐसा है कि अब ये बिजनेस का रेस्पॉन्सिबिलिटीज है कि वो अपने ओनर को ये रीपे करे, एंड दैट इज द रीजन कैपिटल को लाइबिलिटी में लिखा जाता है। बिजनेस का लाइबिलिटी है इसीलिए कि वो अपने ओनर को रीपे करे। भले ही ओनर ही बिजनेस को चला रहा है बट बिजनेस अलग, ओनर अलग।
बात समझ में आ रहा है सर? राजन्ना बोल रहा था क्या मेरे को आंसर, या श्रद्धा? कौन बता रहा था मुझे जवाब? मुझे आवाज थोड़ा सा दिक्कत हुआ सा समझने में। हाँ, नाम बताओ। आमी बोलने से कैसे पता चलेगा? श्रद्धा। हाँ, श्रद्धा, वेरी गुड श्रद्धा, गुड ट्राई। श्रद्धा समझ में आया ना? थोड़ा सा डिफरेंस हुआ ना, तू जो बता रही थी और मैंने जो बताया, ठीक है, बट गुड ट्राई सर, गुड ट्राई, वेरी गुड, वेरी गुड ट्राई। तो जो भी हो, इसी तरह से पढ़ना चाहिए, तब जाके आपका पढ़ाई का मतलब होता है। अदरवाइज क्या मतलब, नंबर लेके क्या करोगे? अब फिर से झगड़ा होगा कि सर नहीं सर, नंबर ही चाहिए, नॉलेज नहीं चाहिए। ठीक है सर, झगड़ा हम लोग करते रह सकते हैं, बट आई होप कि आपको क्लियर हो गया। आपको इतना क्लियर होगा कि अल्फ्रेड मर्सेल एंड हिग्स एंड एलन में क्या फर्क हो रहा है। अब देखो, हिग्स एंड एलन को फटाफट समझो। चलो, बहुत हो गया एग्जाम्पल्स, बहुत हो गया बैकग्राउंड। अब मैं कोई इधर उधर का एग्जाम्पल्स नहीं दूंगा, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट में मतलब पॉइंट में बात करूँ। We have discussed the marginal utility analysis of demand. A very popular alternative and more realistic method of explaining consumer demand is the ordinal utility approach. अल्फ्रेड मर्सेल का अप्रोच को क्या कहा जाता है? कार्डिनल। कार्डिनल मतलब जो नंबर से बात करता है, कार्डिनल का मतलब ही होता है नंबर, ठीक है। ऑर्डिनल मतलब सेटिस्फैक्शन, ठीक है। This approach uses different tool, namely indifference curve, to analyze consumer behavior and is based on consumer preference. यहाँ पर प्रेफरेंस इंपॉर्टेंट होता है, पसंद, पसंद इंपॉर्टेंट है। अगर पसंद नहीं तो कितना भी नंबर खिला दो, कितना भी नंबर पिला दो, कितना भी केजी खिला दो, फर्क नहीं पड़ता। The approach is based on the belief that the human satisfaction being a psychological phenomena, ये एक साइकोलॉजिकल फेनोमेना है। साइकोलॉजी मतलब आपको पसंद नहीं है, कितना भी मानो कि दुर्गा पूजा के टाइम पे शॉपिंग करने जाते हैं और माँ बताते हैं कि बेटा इस बार 4 ड्रेस लेना है, बजट भी बांट दिया, 10,000 है, पापा ने दिया और 4 ड्रेस लेना। बट सर आपने एक ऐसा ड्रेस पसंद किया जिसका दाम ही है 5,000, क्या करोगे? 5,000 का एक ड्रेस लोगे या 10,000 में 4 ड्रेस लोगे? बताओ सर, क्या करोगे? पसंद में जाओगे कि नहीं जाओगे? 5,000 का जो ड्रेस पसंद हुआ, अगर 5,000 का एक ले लेते हो तो दिक्कत क्या है सर? बाकी 5,000 में और 2 ड्रेस ही आएगा, 4 नहीं आएगा। ये प्रॉब्लम है सर, परेशानी ये है। तो मेरा बात समझ में आ रहा है सर? अगर 5,000 में 1 ड्रेस ले लेते हो ना, बाकी आपको और 2 ही हो सकता है। माँ के हिसाब से जो 4 मैंने सोचा था ना, 4 दिन का 4, सप्तमी का, अष्टमी का, नवमी का, दशमी का, बट आपके हिसाब से 5,000 वाला आपको पसंद है, प्रेफर है आपको, लेकिन और 2 ही आएगा आपको, क्या करोगे? माँ के साथ जाओगे कि खुद के पसंद में रहोगे? স্যার আমি চারটেই নেব 10,000-এ। मतलब माँ के साथ जाओगे? ओके सर, मतलब 5,000 का जो पसंद है उसको छोड़ दोगे? बहुत पसंद आया तभी बात हाँ, किया सर। मैंने, बहुत पसंद था तो भी छोड़ दोगे सर? कोई है सर जिसको जो बहुत 5,000 का पसंद है या वो लेना है? कोई है कि सर नहीं मुझे 5,000 का पसंद है तो मैं और 2 लेके सेटिस्फाई हो जाऊंगा, मुझे 4 ड्रेस नहीं चाहिए? ऐसा कॉन्सेप्ट का कोई है क्या? अरे बोलो ना। স্যার মাকে একবার বলা যেতে পারে, মা আমার এটা পছন্দ হয়েছে, মা यस यस, অনুমতি दिले नहीं নেওয়া नहीं যেতে পারে। नहीं नहीं, माँ परमिशन देगा आपको, परमिशन मिलेगा आपको, তো ठीक মা है यहाँ पर। পারমিশন দিলে তখন তখন নেব। ओके, मतलब इन दैट केस आप एक ड्रेस सैक्रिफाइस कर सकते हैं पसंद के लिए, यस ना? यस, ठीक है, यस सर, मैं भी इस যদি মা फील्ड में हूँ। অনুমতি দেয় তবে। नहीं नहीं, माँ का परमिशन है, माँ का परमिशन है, ठीक है, परमिशन है, बट सैक्रिफाइस आपको ही करना होगा, ठीक है। पर बाद में आप बजट नहीं बढ़ा सकते सर, बजट कांस्टेंट है, बजट कांस्टेंट है, बजट 10,000 से 12,000 नहीं मिलेगा आपको, यही तो दिक्कत है। बजट हमेशा कांस्टेंट होते हैं। अब बाद में बोलोगे नहीं और एक ड्रेस चाहिए, नवमी रात को क्या पहनेंगे, तब पापा से 2,000 और लेना है, ये नहीं चलेगा, ठीक है। आपको ही मैनेज करना है, आप अगर आप सैक्रिफाइस कर पाओगे तो करो, ठीक है। तो मैं तो इसमें जाऊंगा सर, अगर मुझे 5,000 में कोई पसंद आया और बाकी 2 मैं एडजस्ट कर लूंगा,
सर आप लड़का हो, आप नहीं समझोगे। यस सर, मैं नहीं समझूंगा, दैट्स ट्रू। ये लड़की लोग का थोड़ा सा दिक्कत है सर, ठीक है, पर लड़का का क्या है ना, वो थोड़ा सा चल जाता है। ओके, देखिए आगे बात करते हैं सर। तो बेसिकली ये क्या हो गया सर, साइकोलॉजिकल फेनोमेना। इसको समझाने के लिए मैं ये एग्जांपल लिया था, कैनॉट बी मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव इन मॉनेटरी टर्म्स। साइकोलॉजिकल फेनोमेना को कभी भी क्वांटिटेटिव वे में मेजर नहीं किया जा सकता, इन मॉनेटरी टर्म्स मेजर नहीं किया जा सकता। मैंने ऐसा भी इंसान देखा है सर, जिसको दुर्गा पूजा में कपड़ा ही नहीं चाहिए, बस अगर थोड़ा दोस्त फ्रेंड ऐसा मिल जाए जिनके साथ थोड़ा समय बिताने का मौका मिले, जिनको कपड़ा से कोई मतलब नहीं है, मिले तो अच्छा, नहीं तो पुराना लेके ही काम चला लेगा। मेरा ऐसा भी कुछ लड़की दोस्त भी था सर, ठीक है, जिनको ड्रेस से मतलब ही नहीं है, बस दुर्गा पूजा में अड्डा होना चाहिए, दुर्गा पूजा में सब दोस्त मिलके खाना पीना करना चाहिए, भले ही ड्रेस थोड़ा सा फीका पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो क्या बात कर रहा हूँ समझ रहे हैं सर, साइकोलॉजिकल फेनोमेना मैन टू मैन वैरी करता है, कैनॉट बी मेजर्ड क्वांटिटेटिव इन मॉनेटरी टर्म्स, पैसे से इसको नहीं तोला जा सकता। जो मर्सल ने क्वांटिटेटिव वे समझाने का कोशिश कर रहा था, हिक्स एंड एलन इसको क्वांटिटेटिव वे से नहीं, सेटिस्फैक्शन वे से समझाने का कोशिश कर रहा है। Therefore, it is scientifically more sound to order preference than to measure them in terms of money. इसको आप मनी वे में मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। ये कितना पैसा का कपड़ा खरीदना है, कितना कपड़ा खरीदना है, ये मर्सल का अप्रोच है। लेकिन हिक्स एंड एलन के हिसाब से पसंद आया तो एक ड्रेस से ही काम चला लेगा। Consumer preference approach is therefore an ordinal concept based on ordering preference compared with Mersel approach of cardinality. This is the big difference between Mersel versus Hicks and Allen. Cardinality versus ordinality. Cardinality versus ordinality. Assumption underlying indifference curve approach. क्या क्या assumptions होता है इसमें? The foundation of consumer behavior theory is the assumption that the consumer knows his own taste and preference. हर consumer को अपना taste preference है सर, हर एक का अपना अपना। जैसे किसी को एक अच्छा जीन्स चाहिए और उसके ऊपर कोई भी नॉर्मल टी शर्ट चलेगा, किसी को नॉर्मल जीन्स चाहिए लेकिन टीज ब्रांडेड होना चाहिए, है ना, अपना अपना पसंद, क्या किया जा सकता है। एंड पॉजिटिव, और उसको पता होता है, सब कुछ पता होता है। अगर किसी को लेविस बोलते हैं कि लिवाइस बोलते हैं, आई डोंट नो सर, ये इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन का मेरे का ना नॉलेज ज्यादा नहीं। अगर लेविस हो बोलो या लिवाइस बोलो, जो भी बोलो सर। अब लिवाइस का जीन्स लेना है तो दाम पड़ जाएगा 3,000 3,500 कम से कम। सॉरी, एक टी शर्ट लेना है मिनिमम प्राइस में 400 का या 500 का, तो 4,000 आपका चला गया। किसी का मानना है कि मेरे को टीज लेना है 1,500 का, टीज या टॉप जो भी बोलो, तो फिर लिवाइस नहीं ले सकते, बिकॉज बजट सर कांस्टेंट है, 4,000 का ही बजट है। तो लिवाइस के बदले थोड़ा सा आपको नीचे आना पड़ेगा, कोई दूसरा ब्रांड लेना पड़ेगा, ली कॉपर वगैरह में शिफ्ट होना पड़ेगा। ये सब जीन्स का ब्रांड है सर, ठीक है, और भी बहुत सारा ब्रांड है, मे बी यू नो ऑल ऑफ यू। नाउ पॉइंट इज दैट, मैं इसलिए इसला का बात कर रहा हूँ कि फुल इंफॉर्मेशन आपको पता है अबाउट द रेलिवेंट एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच ही लिव्स। जिस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं उसको पता है कि उस एनवायरनमेंट में कौन सा चीज क्या दाम में मिलता है और उसमें वो अपना सेटिस्फैक्शन कैसे निकाल सकता है। Consumer is rational मतलब logical and tends to take rational action that result in a more preferred consumption bundle over a less preferred bundle. मतलब जिसमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन होगा उसी में जाएगा, जिसमें कम सेटिस्फैक्शन होगा उसको थोड़ा अवॉइड करेगा। मतलब अगर मेरा कहने का मतलब है कि जो पेयर ऑफ जीन्स एंड टीज है, ठीक है, अगर जीन्स को थोड़ा सस्ता करके महंगा टी शर्ट में उसको पसंद आएगा तो उसमें जाएगा जिसमें उसका सेटिस्फैक्शन ज्यादा। बजट कांस्टेंट है सर, बजट बढ़ा नहीं सकते। Indifference curve assumes that utility is only ordinally expressible. The consumer is capable of ranking all conceivable combination of goods according to the satisfaction they yields. मैं आपको आगे आगे इसको ग्राफिकली भी समझाऊंगा, बात को समझिए कि उसके सामने जितना कॉम्बिनेशन बन सकता है ना वो हर तरह का कॉम्बिनेशन अपनाएगा। Thus, if he is given various combinations, say A, B, C, D, E, he can rank them as first preference, second preference, and so on. Preference दे देगा। However, if a consumer happens to prefer A to B, he cannot tell quantitatively how much he prefers A to B. कितना प्रेफर कर रही है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, A ज्यादा पसंद की B ज्यादा पसंद, ऐसे बात कर सकता है,
If a consumer happens to prefer A to B, he cannot tell quantitatively how much he prefers A to B. मतलब ये A to B में कितना पसंद कर रहा है ये बता नहीं पाएगा, लेकिन पहले A चाहिए फिर बाद में B का देखा जा सकता है। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। Consumer choices are consumed to be transitive. If consumer prefer combination A to B and B to C, then he must prefer A to C. अगर A से B भी पसंद और B से C भी पसंद, तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि A से C भी पसंद। He has a consistent consumption pattern. If A combination A has more commodity than combination B, then A must be preferred to B. अगर A में ज्यादा combination है तो A को ज्यादा प्रेफर किया जाएगा। ए में ज्यादा कॉमोडिटी है तो ए को ज्यादा प्रेफर किया जाएगा, बी को बाद में प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, दिस इज समटाइम्स रिफर्ड टू एज मोर इज बेटर assumption और assumption ऑफ नॉन सैटिएशन। सैटिएशन का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। अब आपके मन में चल रहा है कि सर ये सब क्या बात है, मतलब मोर इज प्रेफरेबल टू लेस, ठीक है, कॉम्बिनेशन क्या है, कुछ समझ में नहीं आया, दिमाग के ऊपर से जा रहा है। वेट एंड वॉच, ये क्या है, ये जो मैं अभी आपको बताया ना, ये assumptions है। अब ये assumptions को मुझे आपको समझाना है। अब मैं कैसे समझाऊंगा, इसके लिए मुझे आपको एक टेबल बताना पड़ेगा। ध्यान से सुनना सर, ये टेबल समझ जाओगे इंडिफरेंस कार्व समझ जाओगे। अगला 10 मिनट इंडिफरेंस कार्व के नाम। सर आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, ठीक है, जैसे मैं आपको बताया था कि माँ ने आपको 10,000 दिया शॉपिंग करने के लिए। अब उस 10,000 से आप क्या करोगे वो आपको समझना पड़ेगा। उसी तरह से यहाँ पर भी कुछ कॉम्बिनेशन रेडी किया गया, हर कॉम्बिनेशन आपको सेटिस्फैक्शन देगा, हर एक कॉम्बिनेशन में आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, बट आपको सोचना है कि सेटिस्फैक्शन को आप किस तरह से मैनेज करोगे। अब इसको ना कुछ मैजिकल वे में समझाने का कोशिश, मतलब समझाया जाता है टेबल में, मतलब जितना भी कॉम्बिनेशन यूज करोगे वो आपको सेम काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा, बट उसमें आपको रैंक करना है कि कब कौन सा चीज आपको ज्यादा चाहिए या कम चाहिए। बात को समझिए सर, मैं आपको क्वेश्चन लेता हूँ आपसे। सर 4 कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी। सर ए कॉम्बिनेशन में फूड 1 है, क्लोथिंग 12 है, एमआरएस कुछ नहीं है। एमआरएस मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। सर नहीं समझे, अरे अभी समझ जाओगे सर, रॉकेट साइंस थोड़ी है, रॉकेट साइंस भी लोग समझ जाता है, उसमें भी कुछ नहीं। सर मुझे एक चीज बताओ, मतलब यहाँ पर आप ऐसे सोच सकते हो कि अगर आप 12 कपड़ा लोगे तो पूजा के टाइम पे एक ही बार खाना खा सकते हो दोस्तों के साथ, ऐसा पैसा आपको घर से मिलेगा। बात मेरा समझे, अगर आप 12 सेट कपड़ा लेते हो तो दोस्तों के साथ एक ही दिन आप रेस्टोरेंट जा सकते हो। मेरा बात समझे आप, हेलो, या तो 12 क्लॉथ्स ले लो और साथ में एक ही दिन रेस्टोरेंट जाने का पैसा ले लो, टोटल बजट आपका 10,000। अब बजट चेंज नहीं होगा, ऐसे सिचुएशंस में अगर आपको दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट जाना 2 बार पड़ेगा तो क्या करना होगा सर, बोलो ना, बजट आपका वही है, क्या करोगे? জামা কাপড় কম কিনতে হবে স্যার। क्या ये बात सबको समझ में आया? श्रद्धा, राजन्ना, विदिशा, शोभनिता, सभी को पूछ रहा हूँ, बोलो सर। अगर आप रेस्टोरेंट हाँ सर। एक दिन ज्यादा जाना चाहते हो, रेस्टोरेंट का खर्चा अच्छा खासा आता है सर, कम से कम 2-3 हजार का खर्चा तो पड़ ही जाएगा। अगर रेस्टोरेंट आप एक से ज्यादा दिन जाना चाहते हो दोस्तों के साथ तो आपको कपड़ा कम लेना पड़ेगा, तो 2 दिन रेस्टोरेंट जाने के लिए कपड़ा 6 लेना पड़ेगा, लेकिन आपको सेटिस्फैक्शन तो हर बार मिल रहा है। 12 कपड़ा लो, बदले में एक बार रेस्टोरेंट जाओ, 6 कपड़ा लो, बदले में 2 बार रेस्टोरेंट जाओ। लेकिन सर 2 दिन में भी नहीं बन रहा है, दोस्त लोग बोल रहे हैं 3 दिन जाना है, तो क्या करोगे? बजट लिमिटेड है, अगर 3 दिन रेस्टोरेंट जाओगे तो कपड़ा चार कपड़ा लेना पड़ेगा, और अगर 4 दिन रेस्टोरेंट जाना है तो कपड़ा 3 ही लेना पड़ेगा। एक चीज कॉमन है सर यहाँ पर, जैसे भी इंटू करो 12 आ रहा है सर, ये एक सिंबॉलिक कॉन्सेप्ट है, हर केस में 12।
12 into 1 12, 2 into 6 12, 3 into 4 12, 4 into 3 is also 12. Yes or no? यस सर। नाउ ये 12 क्या डिनोट करता है? ये 12 डिनोट कर रहा है कि आपको हर केस में ही इन एवरी कॉम्बिनेशन आपको सेटिस्फैक्शन है, लेकिन अगर आप अपने आप को चेंज करते हो तो आपको दूसरे को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, मतलब एक को सैक्रिफाइस करके दूसरे को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, एंड दिस सब्स्टिट्यूट इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एमआरएस। जैसे पहले फर्स्ट कॉम्बिनेशन में कोई एमआरएस नहीं है, लेकिन सेकेंड कॉम्बिनेशन में 6 क्लोथ सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको एक बार एक्स्ट्रा रेस्टोरेंट जाने का मौका मिलेगा। उसके बाद अगर आप 2 क्लोथ सब्स्टिट्यूट करोगे तो बदले में आपको और एक बार रेस्टोरेंट जाने का मौका मिलेगा। एंड लास्ट में अगर आप एक कपड़ा सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको और एक बार रेस्टोरेंट जाने का मौका मिलेगा। सो एक को सब्स्टिट्यूट करो तो दूसरे का अपॉर्चुनिटी मिलता है, एक को सब्स्टिट्यूट करने से दूसरे का अपॉर्चुनिटी मिलता है, लेकिन हर बार सेटिस्फैक्शन आपको जरूर मिलेगा। लेकिन ये अभी आप पे डिपेंड करता है, आपके साइकोलॉजिकल नीड पे डिपेंड करता है कि आप सेटिस्फैक्शन किस पे होंगे। यस और नो? हेलो, बोलो सर। यस सर। मतलब दोस्तों के साथ खाना खाना भी इंपॉर्टेंट है और कपड़ा पहनना भी, मतलब न्यू क्लोथ्स भी इंपॉर्टेंट है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कपड़ा में ज्यादा पैसा खर्चा करोगे और खाना खाने में 1 दिन, कपड़े में थोड़ा कम, खाना खाने में 2 दिन, कपड़े में और थोड़ा कम, खाना खाने में 3 दिन, कपड़े में और थोड़ा कम, रेस्टोरेंट में 4 दिन। अब आप डिसाइड करो, तो जो भी डिसाइड करोगे उसके हिसाब से आपका एमआरएस भी डिसाइड हो जाएगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब ये बात आपको मैं दुर्गा पूजा ये सब में बताया। एक कंट्री को जब अपना इकोनॉमी को चलाना होता है ना, तो कंट्री को भी इसी तरह से सोचना पड़ता है। जैसे करेंटली हमारे देश का प्रधानमंत्री देश में अलग अलग योजना बना रहे हैं। जैसे रिसेंटली एक योजना बनाया अग्निवर बोल के, जानते हैं ना सर, जिसको लेके दंगा फसाद हो रहा है ना। हर बात में आजकल ना आजकल हर बात में दंगा कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है, बिना बात का दंगा कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि कौन कर रहा है? करंट गवर्नमेंट कर रहा है? नहीं सर, करंट गवर्नमेंट को खराब करने के लिए अपोनेंट करा रहा है। कॉमन सेंस लगाओ, जो गवर्नमेंट रहेगा ना गद्दी में, वो कभी भी दंगा नहीं करेगा, वो अपने देश को कभी भी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता। जो अपोजिशन में है वो बेसिकली मोदी जी को हटाने का कुछ योजना नहीं बना रहे, सिर्फ दंगा बना के ये दिखाना चाहते हैं देखो ये सब खराब कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे करेंटली गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा योजना बनाया जैसे अग्निवर, जिसमें मिलिट्री में लोगों को नौकरी देने का बात किया गया। उसमें गवर्नमेंट किस तरह का बात किया देखो, अगर 100 लोगों को नौकरी मिलता है तो उसमें 25 लोगों को 4 साल बाद परमानेंटली रखा जाएगा, 75 लोगों को हर साल 5 लाख से लेके 7 लाख तक का सैलरी मिलता है। जो लोग, मतलब सभी को मिलेगा, पूरा 100 जो लोगों को जॉब मिल रहा है। और बाकी जब 4 साल 5 साल बाद रिटायरमेंट करेगा, तो जो रिटायरमेंट कर रहेगा 4 साल बाद वो मैंडेटरी है, उनको 11 से 12 लाख हाथ में दे के रिटायरमेंट करेगा। मतलब ऐसा देखा जाए 4-5 साल में एक 22-23 साल का लड़का के हाथ में कम से कम 20 लाख रुपया होगा रिटायरमेंट का पैसा, और जो उसको सैलरी मिल रहा है उससे भी तो वो बचाएगा। सब कुछ मिला के कम से कम 20 लाख रहेगा एक यूथ के पास। एक 23 इयर्स यूथ के पास 20 लाख रुपीस रहेगा सर, जो लोग मिलिट्री में ज्वाइन करेगा एज पर अग्निवर स्कीम। पॉइंट इज दैट इसमें भी विरोध। आज के डेट में हमारे देश में कितने यूथ को 20 लाख का मौका मिल सकता है सर? लेकिन इस स्कीम को चलाने के लिए सरकार दूसरा स्कीम को सैक्रिफाइस करवाया। सरकार का जो बजट है उस बजट में सरकार इस पर्टिकुलर बजट मतलब स्कीम को चलाने के लिए, अग्निवीर स्कीम को चलाने के लिए, अग्निपथ स्कीम को चलाने के लिए कुछ दूसरे स्कीम को सैक्रिफाइस किया। जो 5 लाख करोड़ के आसपास का खर्चा करने का गवर्नमेंट अग्निपथ स्कीम में सोचा, उसके लिए बाकी दूसरे स्कीम में थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट किया, तब जाके ये स्कीम में मौका मिला। लेकिन फिर भी विरोधिता करना है लोगों को, करने दो। 2 दिन चिल्लाएगा, फिर 3 दिन बाद चुप हो जाएगा। ठीक है, अलग बात। मतलब कहने का मतलब है कि अलग अलग स्कीम गवर्नमेंट भी सोचता है, और गवर्नमेंट को भी उसका सब्स्टिट्यूट भी सोचना पड़ता है कि अगर ये लाऊंगा तो बदले में किसको सैक्रिफाइस करना। ठीक, जैसे हम लोग दुर्गा पूजा में किया, घर चलाने के लिए माँ पापा भी करते हैं कि अगर इस बार टीवी आएगा
तो कपड़ा थोड़ा कम लेना होगा। मेरे बचपन में तो ऐसा ही होता था। अगर कलर टीवी लेने का बात होता था ना, अगर मानो कि घर पे बात हुआ कि इस बार कलर टीवी लेना है, बचपन में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था घर पे, तो जिस साल बोला गया कि कलर टीवी आएगा उस साल बोला गया कि इस बार कपड़ा दुर्गा पूजा में नहीं होगा, तभी जाके कलर टीवी होगा। तो मैं तो मान गया, चलो ठीक है कलर टीवी होगा तो क्रिकेट मैच देखने का अच्छा लगेगा, दूसरे के घर में जाके देखना पड़ता है। फिर एंड मोमेंट में सिस्टर का चालू हो गया, नहीं मेरे को नया कपड़ा चाहिए, नया कपड़ा चाहिए। अब सिस्टर के लिए लाता है तो मेरे लिए भी एक ला जाता है, बोले चलो दोनों मिल गया, टीवी भी मिल गया, कपड़ा भी मिल गया, अलग बात। बट आई होप यू अंडरस्टैंड, ये हर घर का हिस्सा है, किस्सा है, ये हर गवर्नमेंट का किस्सा है, ये हर इकोनॉमिक प्लानिंग का हिस्सा है कि अगर आपको एक प्रोडक्ट ज्यादा लेना है तो दूसरे को सैक्रिफाइस या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब इसी पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए आईसी कार्प ड्रॉ कैसे करना है, देखो सर, रेस्टोरेंट में फूड कंज्यूम करना और क्लोथ लेना, अगर 12 कपड़ा लेना तो फूड कितना लोगे 1, 10 कपड़ा लेना है, अच्छा 10 हमारा रेंज में नहीं है, हमारे रेंज में 6 है, तो 10 मैंने ऐसे ही बीच में है, 6 से बड़ा का रेंज को दिखाने के लिए दिखा दिया सर। 6 अगर आपको क्लोथ लेना है, कपड़ा कितना लोगे सर, हेलो, जब हम लोग रेस्टोरेंट सर्विस बढ़ा रहे हैं तो क्लोथ को क्या कर रहे हैं, हेलो, कम করতে रेस्टोरेंट, यस सर, सर। ठीक है, तो जस्ट ड्रॉ करो ना इंडिफरेंस कर्व, अब आईसी कर्व इजीली ड्रॉ हो जाएगा। मैं यहाँ पर साइड में कर रहा हूँ, देखो एक्स एक्सिस ड्रॉ करो, वाई एक्सिस ड्रॉ करो, एक ओरिजिन दे दो और कुछ पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन करो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, इस साइड फूड और रेस्टोरेंट और दिस साइड क्लोथ, ठीक है। अब आप ही लोग बताओ, जब हम लोग 12 कपड़ा ले रहे हैं तो कितना रेस्टोरेंट के लिए, एक ही बार, तो उसी हिसाब से यहाँ पर आप जस्ट पुट करो। डिमांड कब भी इसी तरह से ड्रॉ करना सिखाया जाता है। जब हम लोग कपड़ा को थोड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो हमें 2 बार रेस्टोरेंट का मौका, जब कपड़ा थोड़ा 4 कर रहे हैं तो 3 बार रेस्टोरेंट का मौका, जब कपड़ा थोड़ा 2 कर रहे हैं, नहीं सॉरी 4, 3, कपड़ा 3 कर रहे हैं, 3 मतलब 2 थी नहीं था, 3 था, कपड़ा 3 करेंगे तो 4 बार रेस्टोरेंट जाने का मौका। अब ये जो पॉइंट आपका यहाँ पर निकला है, ये जो पॉइंट हमारा यहाँ पर आया है सर, इसको अगर हम ज्वाइंट कर देंगे तो ये जो बना ये हुआ आईसी, दिखाई दे रहा है सर, हेलो, समझ में आया कैसे ड्रॉ हुआ सर आईसी यस का। सर। इसको इंडिफरेंस sir. कर्व क्यों बोला, इंडिफरेंस मतलब हर एक कर्व, हर एक कॉम्बिनेशन अलग है, ईच एंड एवरी कॉम्बिनेशन अलग है। जैसे ये 12 और 1 का कॉम्बिनेशन ए कॉम्बिनेशन, 6 और 2 का कॉम्बिनेशन बी कॉम्बिनेशन, 4 और 3 का कॉम्बिनेशन सी कॉम्बिनेशन, 3 और 4 का कॉम्बिनेशन डी कॉम्बिनेशन। ईच एंड एवरी कॉम्बिनेशन आपको सेटिस्फैक्शन देता है, बट हर एक कॉम्बिनेशन एक दूसरे से अलग है, दैट्स व्हाई नेम इज कॉल्ड इनडिफरेंस। यस और नो, बोलो सर, समझ में आ गया, सभी को समझ में आया, श्रद्धा, राजन्ना, विदिशा, समन्विता, मिसेस बैनर्जी, गुरपिता, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, सर एनी डाउट, किसी के मन में कोई डाउट है सर, इंडिफरेंस का आप कैसे ड्रॉ किया, समझ में नहीं आया। जब आप लोग डिमांड का भी देखोगे ना, डिमांड का क्लास, वहां पर भी हम लोग इसी तरह से डिमांड भी ड्रॉ करते हैं। तो ड्राइंग और कुछ भी नहीं है, ड्राइंग में कुछ नहीं है, ड्राइंग जस्ट, सर। हाँ बोलो सर, ड्राइंग क्या है, स्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन है। हाँ बोलिए, कोई कुछ कहना चाहते हैं, एनी क्वेश्चन सर, ओके सर, ड्राइंग जस्ट स्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन है और कुछ नहीं, उसको बोलते हैं डेटा प्रेजेंटेशन, डेटा एनालिसिस एंड डेटा प्रेजेंटेशन। तो ये हो गया इंडिफरेंस कर्व। अब आगे आ जाते हैं इंडिफरेंस मैप।
सर व्हाट इज इंडिफरेंस मैप? सर अलग अलग कॉम्बिनेशंस को अगर अलग अलग कार्व में ड्रॉ किया जाए, जैसे आपके पास अलग अलग इंडिफरेंस कर्व, जैसे यहाँ पर मैंने एक इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ किया, ऐसे ही अगर आपको डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व मिलता है, कैसे? अलग अलग कॉम्बिनेशन के कारण, ठीक है। डिफरेंट कॉम्बिनेशन के कारण अगर आपको डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व मिलता है, और उस इंडिफरेंस कर्व को जब आप एक एक्स और वाई एक्सिस के बीच में दिखाते हो तो उसको मैप कहा जाता है। ठीक जिस तरह से भारत तो एक ही है, बट एक भारत के अंदर जब आप अलग अलग स्टेट को अलग से ड्रॉ करते हो, अलग अलग स्टेट को अलग से ड्रॉ करते हो, तो उसको क्या मिलता है सर? मैप मिलता है कि नहीं? हेलो, ये भारत है, ये भारत का मैप है। यस लेकिन सर। लेकिन ये भारत का मैप भारत तभी बना, आप इसके अंदर पहले कश्मीर को जोड़ा, है ना, इसके अंदर उत्तराखंड है, इसके अंदर पंजाब है, इसके अंदर मेरा प्यारा सा बंगाल है, ठीक है, ये मेरा बंगाल बन गया। उसके सर पे टिमटिमाता हुआ सिक्किम है, ठीक है, इधर नॉर्थ ईस्ट है, सबको जोड़ देंगे, इधर साउथ है, उड़ीसा है ना, इधर आंध्रा है, ठीक है, पूरा डेकन डेकन पार्ट जो है, ठीक है, इधर महाराष्ट्र है, सब जोड़ रहे हैं सर, ठीक है। इधर यूपी है, भारत का सबसे बड़ा लोग, मतलब सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला स्टेट, साइज में सबसे बड़ा है राजस्थान, पॉपुलेशन में सबसे बड़ा है यूपी, ठीक है, ये हुआ राजस्थान, ये हुआ महाराष्ट्र सेकंड, थर्ड लार्जेस्ट साइज में यूपी, लेकिन पॉपुलेशन वाइज सबसे ज्यादा यूपी, साइज वाइज सबसे बड़ा राजस्थान, सेकंड लार्जेस्ट है महाराष्ट्र, ठीक है। अब सबको जब एक मैप के अंदर जोड़ दिया तो वो बन गया मैप। वैसा ही अलग अलग इंडिफरेंस कार्व को, अलग अलग इंडिफरेंस कार्व को देखो सर, इसको अलग कर दिया तो एक भारत ही लग रहा है ना। हाँ सर, अलग किया तो भारत ही लग रहा है ना, देखो तो सबको मिलजुला के एक मैप बना। एग्जैक्टली इसी तरह से जब अलग अलग इंडिफरेंस कर्व अलग अलग कॉम्बिनेशन में बना है, और उसको जब आप एक कर्व के अंदर शो करते हो तो उसको इंडिफरेंस मैप कहते हैं। जैसे कि IC1 एक हो गया, IC2 एक हो गया, IC3 एक हो गया। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर ये मैप का जरूरत क्या पड़ा? भारत का मैप में तो समझ में आ गया, बट IC मैप का क्या जरूरत पड़ेगा? सर ये एक्चुअली हायर इंडिफरेंस कर्व आपको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शो करता है। इंडिफरेंस कर्व आपके मैप में जितना ऊंचाई में रहेगा, ये उतना हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। रैंकिंग IC3 सबसे हाई सेटिस्फैक्शन का एरिया है, IC1 सबसे लो सेटिस्फैक्शन का एरिया है, और IC2 मीडियम सेटिस्फैक्शन का एरिया है। बात समझे सर? ठीक है, मतलब बात कुछ ऐसा है, आप शॉपिंग करने गए, क्या शॉपिंग करने जाएंगे? मोबाइल नहीं, कुछ ऐसा सेट ऑफ 2 प्रोडक्ट्स वगैरह चूज करो, सेट ऑफ 2 प्रोडक्ट्स। मिंत्रा में जाए सर, कौन सा चीज चूज करने से एक साथ ही लेना पड़ेगा 2 प्रोडक्ट? कोई सेट, कुर्ता सेट, जीन्स टॉप, एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर रहा हूं। जीन्स टी शर्ट, अच्छा ये सिर्फ टी शर्ट दिखा रहा है। से फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसको पूरा सेट को लेना चाहता हूँ, जीन्स भी लेंगे और टी शर्ट भी लेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे ये मिलता है तो ये मेरे को 1839 में मिलेगा, से फॉर एग्जाम्पल, लेकिन मेरा बजट है 1500। तो बोलो बजट 1500 है, आपको ये जीन्स भी पसंद है, टी शर्ट भी पसंद है, मतलब आपको हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन इतना खर्चा करके ये वाला प्रोडक्ट लेने में है, लेकिन क्या आप इसको ले पाओगे सर? बजट इज योर 1500। बोलो सर, एक बार बोलो। सेटिस्फैक्शन तो मिलेगा, बट क्या आपका बजट है 1839? हेलो, नो सर। तो IC3 एक्चुअली आपका 1839 का जीन्स टी शर्ट का बजट है, आपका बजट है 1500, तो 1500 में जो जीन्स टी शर्ट आएगा वो ले लो। लेकिन और एक जीन्स टी शर्ट आपको 1200 में भी मिल रहा है, लेकिन 1200 में आपको सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, तो क्या करोगे? जो बजट में है वो ले लो,
आपको बजट में रह के लेना पड़ेगा ना, बजट के बाहर तो कोई नहीं जा सकता। बजट के बाहर जा पाओगे क्या? हेलो, क्या बजट के बाहर No, जा sir. पाओगे? बजट के बाहर कोई नहीं जा सकता सर। इंसान जब बजट के बाहर जाके काम करता है तो मुश्किल में आ जाता है। तो आपको बजट बना के ही चलना पड़ता है ना, एक सर्टेन लेवल ऑफ बजट बना के ही आपको चलना पड़ता है। तो आगे जाके हम लोग बजट पढ़ेंगे सर। ये देखो ये बजट है, ये बजट लाइन है। अगर आप बजट लाइन, ये आगे मैं नेक्स्ट क्लास में थोड़े डिटेल्स में बोलूंगा कि कैसे बजट बनाया जाता है इकोनॉमिक्स में, कि अगर आप बजट के अंदर हो तो इसका मतलब आप अपना पूरा खर्चा नहीं कर रहे हो। 1500 बजट है आपका, बट आप 1200 ही खर्चा कर रहे हो, मतलब बेस्ट सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा है आपको। और अगर आप बजट लाइन में हो मतलब आप बेस्ट जो आपका बजट है उसी को खर्चा कर रहे हो। और ये एज पॉइंट बेसिकली 1839 का पॉइंट है, मतलब जो जीन्स टी शर्ट आपको पसंद तो है पर आपके पास लेने के लिए पैसा नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इंडिफरेंस कार्ड को बजट के साथ कंपेयर करूंगा और उसमें इक्विलिब्रियम किस तरह से बजट और सेटिस्फैक्शन को मैच किया जाता है और कस्टमर को मतलब कंज्यूमर को किस लेवल में सबसे ज्यादा इक्विलिब्रियम मिलता है वो बताऊंगा, जिसका मतलब होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्लास में मेरा जो डिस्कशन रहेगा वो इंडिफरेंस कर्व का बाकी पॉइंट में बात करूंगा। इंडिफरेंस कर्व क्या है आपको मैं आज समझा दिया, बट नेक्स्ट क्लास में मेरा जो डिस्कशन रहेगा वो इंडिफरेंस कर्व का कैरेक्टरिस्टिक्स और इंडिफरेंस कर्व वन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का एक कॉम्बिनेशन, जिसमें बजट के हिसाब से बेस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कैसे कंज्यूमर मार्केट से उठाते हैं या उठा सकते हैं उसका डिस्कशन करना मेरा काम रहेगा। और जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा फिर मैं आपको क्वेश्चन आंसर घर पे प्रैक्टिस के लिए कंज्यूमर बिहेवियर से दूंगा। तो बेसिकली इतना तो ये समझ में आ ही गया कि कंज्यूमर बिहेवियर डिमांड एनालिसिस का ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, जब आप लोग आगे जाके ये तो बीकॉम एमकॉम एमबीए सीए में तो पढ़ता ही है, बीकॉम एमबीए में भी पढ़ाया जाता है। और इम्पॉर्टेंट पार्ट ये कि ये मार्केटिंग का भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। मार्केटिंग मैनेजमेंट जो लोग करते हैं ना एमबीए वगैरह में, उनको कंज्यूमर बिहेवियर में बहुत समय देना पड़ता है, बिकॉज अल्टीमेटली जो कंज्यूमर बिहेवियर समझा वही मार्केटिंग कर पाया, जो नहीं समझ पाया कंज्यूमर बिहेवियर वो मार्केटिंग नहीं कर पाया। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है सर, कंज्यूमर बिहेवियर अभी चलेगा, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस नेक्स्ट दिन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जैसे ही कंप्लीट होगा फिर मैं आपको सप्लाई स्टार्ट करूँ। लेकिन जिन लोगों का डिमांड अभी भी बाकी है, ठीक है, उनको मैं डिमांड का रिसेंट जो भी क्लासेस हुआ है मैं शेयर करूंगा। प्लीज स्पेशली मैं श्रद्धा, राजन्ना, विदिशा इन लोगों को बोलूंगा प्लीज एक बार घर पे जरूर देखें, कोई डाउट हो मुझे पूछे। श्रद्धा और भी तो बोल, है सर। राजन्ना एज वेल एज विदिशा, सभी को बोल रहा हूँ, मिसेस बैनर्जी, सोमनिता। হ্যাঁ স্যার করবো। ओके सर, प्लीज एक बार गो थ्रू कीजिएगा, कोई डाउट रहे मुझे क्लास में पूछ लीजिए, व्हाट्सएप करके पूछ लीजिए। ठीक है, जैसा मर्जी पूछ लीजिए। ठीक है सर, आज इतना ही है सर, नोट्स मैं शेयर कर देता हूँ, आप लोग घर पे इसको रिवाइज कीजिए। ठीक है, टाटा सर, Okay, sir. Good night. गुड नाइट।